Hi everyone, this is CS Vikram Agarwal, and in today's lecture we will understand the provisions of section 139 of your Companies Act 2013, which deals with appointment of auditor. Now before we start today's lecture, first of all I would like to request each one of you to mentally prepare yourself that this is not a 10 to 15 minute section. ठीक है, बहुत ही वास्ट सेक्शन है, बहुत ही बड़ा कंटेंट है इस सेक्शन का. अगर आप नोट्स के ऊपर नज़र डालोगे तो 7 पेजेस का तो सिर्फ इसका नोट्स है. ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कम से कम 10-15 मिनट में ख़त्म होने वाला तो सेक्शन नहीं है. तो एटलीस्ट क्लास शुरू होने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि भाई हमें इतनी देर पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. सबसे पहला सवाल कि सर ऑडिटर कौन होता है और ऑडिटर को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है. आखिर एक कंपनी में ऑडिटर को अपॉइंट अगर करेंगे तो क्यों करेंगे. तो देखो, मेरा एक सिंपल सा आंसर है कि सर ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, ऑडिटर को क्यों अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो सर शेयर होल्डर्स को ऐसा कौन सा खतरा है कि उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी. देखो, आराम से बात समझना कि कंपनी के अंदर पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का. मगर कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. समझ रहे हो, पैसा लगा हुआ है शेयर होल्डर्स का, बट मैनेज कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, कंपनी में रोज रोज होने वाले फैसले कौन ले रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है भाई, हमने साल भर क्या काम किया क्या नहीं किया, ये सारी चीजों की जानकारी किसको है? शेयर होल्डर्स को नहीं है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है. ठीक है, तो क्या शेयर होल्डर्स को ये जानने का अधिकार है कि भाई साल भर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमारे पैसे का क्या किया? भाई हमने तो पैसा लगाया और जिम्मेदारी दे दी किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. तो साल भर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमारे पैसे का क्या किया, क्या ये जानने का अधिकार होता है शेयर होल्डर्स के पास में? सर बिल्कुल होता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है सर, जब साल खत्म हो जाता है ना, तो साल खत्म होने के बाद वो लोग आपकी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह से देख करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हैं. सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैश फ्लो, ये सब बनवा देते हैं और एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करते हैं और वहां पे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कशन होता है. शेयर होल्डर्स को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा दिए जाते हैं. ठीक है, तो क्या शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए? चलिए, हमें तो पता चल चुका है कि हमारे कंपनी में क्या हुआ, हमारे पैसे के साथ क्या हुआ. देखो, यहाँ पे दो तरीके की परेशानी आएगी. सबसे पहला तो वो जो सिंगल पेज का बैलेंस शीट है या फिर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कह रहे हो सर, उससे ना शेयर होल्डर्स को कुछ भी समझ में आएगा नहीं कि साल भर क्या हुआ. ठीक है ना, एक समरी देख करके उनको समझ में नहीं आने वाला कि साल भर क्या हुआ है. और दूसरा, शेयर होल्डर्स को आखिर ये तसल्ली कैसे हो कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे सामने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश कर रहे हैं वो जेन्युइन है. ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने कोई फ्रॉडुलेंट, कोई झूठा, कोई मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने पेश कर दिया. करेक्ट. तो यहाँ पे दो तरीके की बेसिकली प्रॉब्लम्स आती है. तो इस चीज से डील कैसे किया जाए? तो कानून में लिखा गया कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश करेंगे शेयर होल्डर्स के सामने एनुअल जनरल मीटिंग में, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपको चेकिंग करवाना पड़ेगा, उसका एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा. समझ में आ रहा है कि शेयर होल्डर्स के सामने पेश करने से पहले आपको उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, चेकिंग करवाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो बताया गया है, वो जेन्युइन है या नहीं है. ठीक है, तो सर कौन करेगा ये वेरिफिकेशन? एक अकाउंट्स का एक्सपर्ट इंसान ढूंढ के लाओ और उसी से ये वेरिफिकेशन करवाओ. सर कौन होता है अकाउंट्स का एक्सपर्ट? चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है भाई, इंडिया में अकाउंटेंसी का एक्सपर्ट किसको माना गया? चार्टर्ड अकाउंटेंट को. तो चलिए आप एक सीए से क्या करवा लीजिए, उसका वेरिफिकेशन करवा लीजिए. अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा इंसान होना चाहिए? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने छोटे भाई से, ठीक है ना, मान लो कि विक्रम अग्रवाल इज द डायरेक्टर और मेरा खुद का छोटा भाई क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है. तो मैं अगर शेयर होल्डर्स को बोल दूं कि कोई बात नहीं भैया, आप कहते हो ना कि वेरिफिकेशन करवाना है, मैं करवा देता हूं अपने भाई से वेरिफिकेशन, तो शेयर होल्डर्स तुरंत उठेंगे और बोले ना बेटा ना, अपने छोटे भाई से मत करवाओ. भाई अगर वो तुम्हारे जान पहचान का निकला और तुमने ही कंपनी में हजारों फ्रॉड्स किए हुए हैं, तो वो क्या करेगा? कभी भी तुम्हारी मिस्टेक्स बताएगा हमें? कभी नहीं बताएगा. ठीक है, तो ये ऑडिटर, मतलब कि ये जो इंसान जो वेरिफिकेशन करेगा ना सर, इसको ऑडिटर बोलते हैं. ठीक है, और जो वो वेरिफिकेशन करता है, इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को ऑडिट बोला जाता है, और जो इंसान इसको वेरीफाई करता है उसको ऑडिटर बोलता है. तो शेयर होल्डर्स ने क्या बोला कि ना बेटा ना, ये ऑडिटर तुम्हारे जान पहचान का नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट कंपनी के भी जान पहचान का नहीं होना चाहिए. ये होना चाहिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन. ठीक है, जो किसी से कोई लेना देना नहीं रखता है, किसी से कोई मतलब नहीं है.
ठीक, तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए अपने को जो ऑडिट करेगा, और ये इंडिपेंडेंट पर्सन होने से फायदा क्या होगा सर? फायदा यही होगा कि वो अपना जो ओपिनियन देगा, वो जो वेरिफिकेशन करेगा, वो एक ऑनेस्ट तरीके से करेगा, ठीक है ना। उसको तो किसी से कोई मतलब नहीं है, तो किसी के फेवर में बात करके, किसी के अगेंस्ट में बात करके उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो हमें ऑडिटर चाहिए तो कैसा इंसान चाहिए? एक इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए जो किसी से कुछ लेना देना ना रखता हो, ठीक है। तो अभी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ऑडिटर का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कंपनी में ऑडिट क्यों करवाया जाता है, ठीक है। और ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? बेसिकली सर शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करेंगे, बिकॉज प्रोटेक्शन किसको चाहिए? शेयर होल्डर्स को। तो भाई हम अपने मर्जी से देख दाख करके अपॉइंट करेंगे कि हाँ भाई ये इंसान हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। चलिए, तो अब थोड़ा कुछ चार्ट्स हम लोगों ने बनाया हुआ है, वहां पे चलते हैं, इसको और डिटेल में समझते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139। तो यहां पे ना आपके सामने सबसे पहले बनाया हुआ है ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर। ठीक है, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर कि एक ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो हमारे सामने दो तरह की कंपनीज हैं। एक ऐसी कंपनी वेयर ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177 इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सेक्शन 177 कहता है कि कंपनी के अंदर में ऑडिट कमिटी होनी चाहिए, ठीक है। सर ऑडिट कमिटी में कौन होता है? ऑडिटर्स होते हैं क्या? नहीं सर, ऑडिट कमिटी में ऑडिटर्स नहीं होते, वहां पे भी डायरेक्टर्स ही होते हैं। ऐसा मान के रखो कि भाई हमारे कंपनी में 10 डायरेक्टर्स है, ठीक है, हमारे कंपनी में 10 डायरेक्टर्स है। अब ऑडिट के मैटर्स के लिए क्या ये 10 के 10 डायरेक्टर अपना टाइम डिवोट करेंगे? अगर सभी कोई ऑडिट के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर बाद बाकी मैटर्स पे कौन ध्यान देगा? तो डायरेक्टर्स आपस में क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं और 3 लोगों को अलग से एक कमिटी बना करके बैठा देते कि भाई आप लोग जो है ना अपना फोकस ऑडिट के ऊपर रखो, ठीक है। उसके साथ बाद बाकी काम तो करना है, बट ऑडिट के ऊपर फोकस आपको रखना है। तो ये बेसिकली डायरेक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। कमिटी के अंदर में ऑडिटर नहीं होते ऑडिट कमिटी में। तो कंपनी वेयर ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177 इज रिक्वायर्ड। एक तो हो गई जहां पे ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट है, और एक ऐसी कंपनी जहां ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको बोला गया अदर कंपनीज, ठीक है। तो दो तरीके की कंपनीज है। अब अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी की जरूरत है तो फिर ये ऑडिट कमिटी क्या करेगी? देखो, ये ऑडिट कमिटी एक प्रपोज्ड ऑडिटर को ढूंढ के लाएगी। प्रपोज्ड ऑडिटर मतलब कि जिसको आप ऑडिटर बना सकते हो, ये ऐसे इंसान को ढूंढेगी, ठीक है। ऑडिटर आप किसको बना सकते हो? याद रखेंगे यहां पे हम एक शॉर्टकट IPL ऑफ CA। IPL क्या हुआ सर? I फॉर हो गया इंडिविजुअल, P से हो गया पार्टनरशिप फर्म, L से हो गया LLP। तो आप ऑडिटर किसको बना सकते हो? मान लो कि विक्रम अग्रवाल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, तो आप विक्रम अग्रवाल को अपॉइंट कर सकते हो कि भैया आइए और हमारा ऑडिट कर दीजिए। या फिर विक्रम अग्रवाल ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर, अपने दोस्त के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपने विक्रम अग्रवाल को अपॉइंट नहीं किया या उसके फ्रेंड को अपॉइंट नहीं किया, आपने उस पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट कर लिया कि भाई हम आपके फर्म को अपॉइंट करते हैं, ऑडिट करने के लिए कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता, आप आइए तो ठीक, आपके फ्रेंड आए तो ठीक, कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता, हमने आपके फर्म को अपॉइंट कर लिया। उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म ना बना करके मैं अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक LLP भी बना सकता हूं, ठीक है। तो हमारी LLP को भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो ऑडिटर किसको बनाया जा सकता है सर? इंडिविजुअल को भी बनाया जा सकता है, या फिर पार्टनरशिप फर्म या LLP को भी बनाया जा सकता है। इसको मिला करके ना एक्ट में फर्म बोला गया है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ऑडिटर बन सकता है या तो इंडिविजुअल इंसान या फिर एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी? ऑडिट कमेटी की ये जिम्मेदारी होगी कि भाई आप जाइए बाजार में और देखिए कि किस इंडिविजुअल इंसान को या फिर किस पार्टनरशिप फर्म को हमारी कंपनी का ऑडिटर बनाया जा सकता है। आप एक अच्छे इंसान को ढूंढ के लाइए, ठीक है, अच्छे फर्म को ढूंढ के लाइए। तो ये 4 चीजों के ऊपर हमें फोकस करेगा। पहला क्या है? क्वालिफिकेशन, कि भाई जिस इंसान को हम अपना ऑडिटर बनाना चाहते हैं, क्या वो क्वालिफाइड इंसान है, क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दूसरा एक्सपीरियंस, भाई मार्केट में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एक विक्रम अग्रवाल जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है, और एक राहुल अग्रवाल जो अभी बस 2 महीने पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है। भाई हमारी कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस लिमिटेड, इतनी बड़ी कंपनी है। तो क्या लगता है कि वो 2 महीने पहले जो पास हुआ लड़का, उसको हम अपना ऑडिटर बना ले? सर हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप विक्रम अग्रवाल को बनाइए जिसका इतना एक्सपीरियंस है, इतना काम संभालने का आइडिया है उसको, ठीक। तो वो एक्सपीरियंस भी देखेंगे, भाई ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं, हमारे कंपनी का ऑडिट ठीक से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो पहला देखेंगे क्वालिफाइड है या नहीं, दूसरा देखेंगे उसका एक्सपीरियंस कितना है, तीसरा क्या लिखा हुआ है? पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स
ये क्या हुआ, पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। देखो भाई, जब एक इंसान किसी भी इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप लेता है, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, ठीक है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट की डिग्री लेता है, मेंबरशिप लेता है, तो वहां पे उसको बहुत सारे डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं कि बेटा मार्केट में ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो, ठीक है। अगर आपने ऐसा कोई काम किया तो देखो दुनिया तो आपको बाद में सजा देगी, पहले हम आपको सजा देंगे, करेक्ट। तो मान लो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर है, ठीक है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते उसका ये जिम्मेदारी बनता है कि वो कभी भी इंस्टीट्यूट का गर्दन झुकने ना दे, उसका मान सम्मान बनाए रखे, ठीक। तो अगर इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कभी कोई फ्रॉडुलेंट काम किया या कोई गलत काम किया तो इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, किसके द्वारा, ICAI के द्वारा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया खुद अपने मेंबर के अगेंस्ट, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो उस पर्सन से यह भी पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तो पेंडिंग नहीं है, तुम्हारे खिलाफ खुद तुम्हारे इंस्टीट्यूट में ICAI में कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, मतलब कोई मैटर तो नहीं चल रहा है, हम ये भी देखेंगे। एनी अदर इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा ऑडिट कमेटी को जो अच्छा लगेगा उस बेसिस पे वो उस पर्सन को इवेल्युएट कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 चीज लिखी हुई है कि अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, ऑडिट कमेटी उस प्रपोज्ड ऑडिटर को ढूंढने का काम करेगी। ऑडिटर मतलब कौन सर, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, मेरे जैसा इंसान भी हो सकता है, या फिर 2-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म भी हो सकती है, आप उस फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हो। अच्छा, आप क्या देखोगे सर, आप 4 चीज देखोगे। एक तो देखोगे उनका क्वालिफिकेशन कि वो क्वालिफाइड है या नहीं है, दूसरा आप देखोगे कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, तीसरा आप देखोगे कि भाई उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तो पेंडिंग नहीं है, और चौथा अगर आपको कोई अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अदर इंफॉर्मेशन भी उससे मांग सकते हो। चलो, तो ऑडिट कमेटी को लगा कि विक्रम अग्रवाल एक ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन है जो क्वालिफाइड भी है, एक्सपीरियंस्ड भी है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी नहीं चल रही है, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी की नजर में विक्रम अग्रवाल एक ऐसा इंसान है जिसको कंपनी का ऑडिटर बनाया जा सकता है। तो चलिए, ऑडिट कमेटी ने एक इंसान को पसंद कर लिया। अब पसंद करने के बाद ऑडिट कमेटी क्या करेगी, अब ऑडिट कमेटी बताएगी सारे डायरेक्टर्स को, मतलब पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगी भाई हमने एक इंसान को ढूंढ निकाला। ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने विक्रम अग्रवाल का नाम रिकमेंड करेगी कि सर आप इनको कंपनी का ऑडिटर बनवा सकते हो। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से अपॉइंट कर नहीं सकते, अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करता है, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अब अपने तरफ से विक्रम अग्रवाल को इवेल्युएट करेंगे कि भाई देखो ऑडिट कमेटी ने बताया है कि विक्रम अग्रवाल को अपॉइंट किया जा सकता है, तो क्या लगता है कैसा इंसान है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपस में डिस्कशन किया, और यहाँ पे 2 बातें हो सकती है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री कर गए कि हाँ भाई विक्रम अग्रवाल सही इंसान है, उसको कंपनी का ऑडिटर बनवाया जा सकता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विक्रम अग्रवाल का नाम रिकमेंड कर देंगे, कहां, एनुअल जनरल मीटिंग में, मतलब कि विक्रम अग्रवाल को पेश किया जाएगा किसके सामने, शेयर होल्डर्स के सामने, ठीक है। अब प्रोसेस समझते रहना, देखो अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है तो ऑडिट कमेटी ढूंढ के लाएगी प्रपोज्ड ऑडिटर को, क्या देखेंगी, उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही है, ये सारी चीजें देखेंगी। भाई एक बार हमने नाम डिसाइड कर लिया तो हम अपना नाम किसको बता देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस इंसान को या फिर उस फर्म को अपने नजर से देख लेंगे, अगर उन्होंने भी ये बोल दिया कि भाई ये इंसान ठीक है, बंदा ठीक है, फर्म ठीक है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस इंसान को, इस फर्म को किसके पास पेश करेंगे, जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने पेश करेंगे। ये भी तो हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला यार मजा नहीं आ रहा, विक्रम अग्रवाल ना जमेगा नहीं, देखो उसका एक्सपीरियंस यार सिर्फ 20 साल का यार, और हमें ऐसा इंसान चाहिए इसका कम से कम 30-35 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक। तो शायद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से क्या कर जाए, डिसएग्री भी कर जाए कि भाई आप जो बंदा ढूंढ के लाए हो ना वो ठीक है चलेगा, बट इससे बेटर ऑप्शंस भी मिल सकता है, तो जाइए दूसरा बंदा ढूंढिए। तो क्या होगा अगर वो डिसएग्री करेंगे, तो क्या होगा, अगर वो डिसएग्री करेंगे देन रेफर बैक टू ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी को बोलेंगे कि बेटा आप जो रिकमेंडेशंस मेरे पास लेके आए उसको एक बार वापस से कंसिडर करो, ठीक है, वापस से कंसिडर करो, आप दूसरा बंदा हो सकता है तो ढूंढ के लाओ। चलो, तो जब मैटर वापस से ऑडिट कमेटी के पास गया तो फिर क्या होगा, अगर ऑडिट कमेटी ने बोला खुशी खुशी कि यार ठीक है चलो डायरेक्टर्स लोग को पसंद नहीं आ रहा है, चलो दूसरा बंदा ढूंढते, ऑडिट कमेटी
रिकंसिडर्स कि ठीक है चलो यार दूसरा बंदा ढूंढ लेते हैं। या फिर ऑडिट कमेटी ने बोला यार मजाक चल रहा है यहाँ पे, इतनी मेहनत करके इतने सारे लोगों को स्क्रीन करके हमने एक बंदा सिलेक्ट किया था, ठीक है, और हमारी नज़र में अगर इससे कोई बेस्ट होता तो हम उसी को ना लेके आते, हमारी नज़र में ज़रूर ये बंदा बेस्ट है तभी तो हमने इसका नाम रिकमेंड किया है। तो ऑडिट कमेटी ने साफ मना कर दिया कि भैया हम अपना डिसीजन रिकंसिडर नहीं करने वाले, हम अपने रिकमेंडेशन को रिकंसिडर नहीं करने वाले, हमने जो दिया है यही है, इसके अलावा हम दूसरा इंसान ढूंढ के नहीं ला सकते, ठीक है। ऑडिट कमेटी डज नॉट रिकंसिडर कि भाई हम रिकंसिडर नहीं करेंगे, आपको ये पसंद है तो रखिए, नहीं पसंद है तो आप देख लीजिए। चलिए, अगर ऑडिट कमेटी ने रिकंसिडर कर लिया होता तो क्या होता, फिर वही दोबारा स्टोरी रिपीट होती, वो एक दूसरा बंदा ढूंढ के लाते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छा लगता तो जनरल मीटिंग में पेश किया जाता, ठीक, वही सेम कहानी रिपीट हो जाती। बट यहाँ पे तो ऑडिट कमेटी ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम दूसरा इंसान ढूंढ के नहीं लाएंगे। अब क्या होगा, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वापस से अपना मीटिंग करेंगे कि भाई ऑडिट कमेटी ने तो कह दिया कि दूसरा इंसान नहीं ढूंढ के लाएंगे। तो बात बाकी जो डायरेक्टर्स है, अगर उन्होंने बोला कि चलो यार कोई बात नहीं इसी को पेश कर देते हैं, ठीक है, विक्रम अग्रवाल को ही पेश कर देते हैं तो ठीक है। अदरवाइज अगर कुछ डायरेक्टर्स अड़ जाएं कि नहीं ऐसा कैसे चलेगा, भाई हमने बोला दूसरा इंसान ढूंढ के लाओ, उसने मना कर दिया, हमने क्या चूड़ियां पहन रखी है, हमें क्या काम नहीं आता है, बोल दो उसको कि हम खुद अपना इंसान ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो अगर ऑडिट कमेटी ने रिकंसिडर नहीं किया तो ये मैटर किसके पास चला जाएगा, ये मैटर चला जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। और फिर डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर्स एक इंसान को ढूंढेंगे, उसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ये सब चेक करेंगे खुद से और खुद अपना रिकमेंडेशन भेज देंगे डायरेक्टर्स किसके पास, शेयर होल्डर्स के पास एनुअल जनरल मीटिंग में, करेक्ट। अब वापस से पूरा का पूरा प्रोसीजर देखो, बहुत सिंपल लगेगा अगर ये चार्ट के थ्रू हम लोग समझ गए तो। अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 177, ठीक है, तो क्या होगा, तो सर ऑडिट कमेटी का जिम्मेदारी है कि वो एक ऑडिटर को ढूंढ के लाए। ऑडिटर कौन बन सकता है सर, आईपीएल, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ठीक है, कोई भी बन सकता है। तो क्या देखा जाएगा सर, उनका क्वालिफिकेशन देखेंगे, उनका एक्सपीरियंस देखेंगे, उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही है देखेंगे, इसके अलावा अगर और कोई जानकारी हमें चाहिए तो वो भी देखेंगे। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम किसी इंसान को या फर्म को अपॉइंट करेंगे, सॉरी अपॉइंट नहीं करेंगे, हम उनको पसंद करेंगे, और पसंद करने के बाद ऑडिट कमेटी किसके पास भेजेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस रिकमेंडेशन से अग्री भी कर सकते हैं और डिसअग्री भी कर सकते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अग्री कर लिया कि चलो यार इंसान ठीक है, तो सीधा कहां चला जाएगा वो इंसान, शेयर होल्डर्स के सामने चला जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग में। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि भाई हम अग्री नहीं करते, ठीक है, हमारे हिसाब से इंसान ठीक नहीं है, फर्म ठीक नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, वापस से कहेंगे ऑडिट कमेटी को जाइए दूसरा ढूंढ के लाइए। अब अगर ऑडिट कमेटी चली गई दूसरा ढूंढने के लिए तब तो ठीक है, और अगर ऑडिट कमेटी ने मना कर दिया, ठीक है ना, ऑडिट कमेटी ने मना कर दिया कि भाई हम दूसरा इंसान नहीं ढूंढ सकते, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में बात करेंगे और कहेंगे कि यार चलो कोई बात नहीं, उसने मना कर दिया है तो जो इंसान उसने बोला था उसी को पेश कर देते हैं। या फिर उनके अंदर एक ईगो इशू आएगा कि भाई हमने बोला और उसने मना कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा, चलिए हम क्या करेंगे, हम खुद से अपना एक इंसान ढूंढेंगे और उस इंसान को पेश करेंगे शेयर होल्डर्स के सामने। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद अपना रिकमेंडेशन किसके सामने पेश करेंगे, शेयर होल्डर्स के सामने पेश कर सकता है। तो ये सारा स्टोरी तो था अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट है तो। और सर अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो क्या होगा, फिर ये सारा का सारा प्रोसेस कौन करेगा, सर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही क्या करेंगे, डायरेक्टली एक इंसान को सिलेक्ट करेंगे और शेयर होल्डर्स के सामने पेश कर देंगे, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। अगर ऑडिट कमेटी होता तो क्या होता, ऑडिट कमेटी ढूंढ के लाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद वो कहां जाता है, शेयर होल्डर्स के पास। यहां तो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ढूंढ के लाएंगे और शेयर होल्डर्स के पास अपना रिकमेंडेशन भेज देंगे। चलो, तो ये हो गया हमारा अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर। अब ये इंसान जिसको शेयर होल्डर्स के सामने पेश किया गया, ठीक है, उसको अपॉइंट करने के लिए शेयर होल्डर्स को कैसा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। मतलब कि जितने लोगों ने वोट किया, फेवर में वोट करने वाली की संख्या अगेंस्ट से ज्यादा थी, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आई बिलीव आप सबको पता होगा क्या होता है। तो चलिए, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में उसको पेश किया गया था और यहां पे उस इंसान को कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया, सर 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया। मतलब कब तक के लिए अपॉइंट किया गया, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। तो पहली एजीएम में अपॉइंट किया और कब तक के लिए अपॉइंट किया, 6th एजीएम तक के लिए अपॉइंट किया, ठीक है ना। हर साल अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट पहले हुआ करती थी, अभी हर साल अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर है, भाई हमें एक प्राइम मिनिस्टर पसंद आ गया तो हम हर साल नहीं अपॉइंट करते ना, हम एक साथ अपॉइंट कर लेते 5 साल के लिए। तो एक ऑडिटर पसंद आ चुका है, उसको रख लीजिए 5 साल के लिए, क्या दिक्कत है।
तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे, और कब तक के लिए अपॉइंट करेंगे? 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए अपॉइंट करेंगे उसको। मतलब कितने साल हो गए सर? 5 साल हो गए। अब यहां पे और भी कुछ लिखा हुआ है कि अपॉइंट करने से पहले आपको क्या करना है। बिफोर अपॉइंटमेंट व्हाट यू शुड डू। देखो, तो लिखा हुआ है कि अपॉइंट करने से पहले ऑडिटर भाई साहब से हमें 2 चीजें लेनी है। एक हो गया उनका रिटन कंसेंट और एक हो गया एक सर्टिफिकेट। तो रिटन कंसेंट क्या है? रिटन कंसेंट में ऑडिटर भाई साहब ये लिख के देंगे कि हाँ भाई, मैं विक्रम अग्रवाल, मैं आपकी कंपनी का ऑडिटर बनने की इच्छा रखता हूँ। ठीक है, अगर मुझे चुना गया तो मैं आपके कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए तैयार हूं। भाई ऐसा ना हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विक्रम अग्रवाल को ढूंढ के निकाला और शेयर होल्डर्स के सामने पेश किया, शेयर होल्डर्स ने उसको अपॉइंट कर लिया, बाद में विक्रम अग्रवाल कहते कि नहीं नहीं भाई, मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करना चाहता। यार मजाक कर रहे हो, इतना टाइम तुमने बर्बाद करवा दिया। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन ना आए, इसीलिए पहले से विक्रम अग्रवाल से कंसेंट ले लिया जाता है कि भाई अगर मुझे एजीएम में अपॉइंट किया गया तो फिर मैं आपकी कंपनी का ऑडिट करूंगा। उससे एक कंसेंट ले लिया जाता है, रिटर्न कंसेंट ले लिया जाता है, और एक सर्टिफिकेट और लिया जाता है। ठीक है, क्या सर्टिफिकेट होता है? इस सर्टिफिकेट में 4 बातें लिखी होती है। एक, एलिजिबल एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो वो ऑडिटर खुद अपने हाथों से लिख के देगा कि भाई मैं ऑडिटर बनने के लायक हूं और डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। ठीक है, डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं मतलब एक सेक्शन 141 है, मैं लिख देता हूं इधर पे, सेक्शन 141 है कंपनीज एक्ट का। ठीक है, हम 139 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 141 आएगा 2 सेक्शंस के बाद। तो 141 में लिखा हुआ है कि दुनिया का हर इंसान कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। जैसे हमने भी शुरुआत में बात करी ना कि भाई आप खुद कंपनी के डायरेक्टर लोगों से जुड़े हुए हो, आप कंपनी से जुड़े हुए हो, तो आपको मैं ऑडिटर कैसे बना लूं? ठीक है, हमें एक इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए। तो वो ऑडिटर कहेगा कि हाँ भाई मैं बनने के लायक हूं और डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। अपॉइंटमेंट एज पर टर्म प्रोवाइडेड अंडर एक्ट, कि भाई मेरा जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ये किसके हिसाब से हो रहा है? कंपनीज एक्ट के अनुसार हो रहा है, कानून का भी पालन किया जा रहा है। अपॉइंटमेंट विद इन सीलिंग लिमिट। व्हाट इज सीलिंग लिमिट? भाई कंपनीज एक्ट कहता है कि एक इंसान मैक्सिमम 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है। ठीक है, तो विक्रम अग्रवाल अगर ऑडिटर बनना चाहता है तो वो अपने सर्टिफिकेट में लिख के देगा कि हाँ भाई अगर मुझे अपॉइंट किया गया तो ये जो लिमिट है ये लिमिट भी क्रॉस नहीं होगी। मेरा तो अभी सिर्फ 15 ही कंपनी हुआ है सर, अगर आपकी कंपनी में आ भी गया तो 16 कंपनी हो जाएगा, 20 की लिमिट पार नहीं हो रही है। करेक्टनेस ऑफ पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। और सर मैंने जो आपको बताया ना कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है, वो बिल्कुल सच बताया सर, उसमें कोई गलत बात नहीं लिखा हुआ है। तो देखो, अपॉइंट करने से पहले ऑडिटर भाई साहब से 2 चीज लिया जाएगा। क्या? एक तो रिटन कंसेंट कि हाँ भाई मैं ऑडिटर बनना चाहता हूं, और एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा, उसके अंदर में 4 बातें लिखी होंगी। क्या सर? पहला कि भाई मैं ऑडिटर बनने के लायक हूं, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। दूसरा, मेरा जो अपॉइंटमेंट होगा वो कानून के दायरे में रह के होगा, एज पर कंपनी लॉ होगा। तीसरा कि सर मेरा नंबर ऑफ ऑडिट्स, ठीक है, जो सीलिंग लिमिट है वो भी क्रॉस नहीं हो रहा है। और चौथा कि मेरे खिलाफ जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है, मैंने जो भी आपको बताया वो सब क्या है? करेक्ट है, सच है। तो आपको अपॉइंटमेंट से पहले ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। और अपॉइंटमेंट के बाद क्या करेंगे? व्हाट यू शुड डू आफ्टर अपॉइंटमेंट। चलिए, आपने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, अब आप किसको बता दीजिए? आरओसी को बता दीजिए, बस सरकार को बता दीजिए कि आपने इस इंसान को अपना ऑडिटर बनाया है। ठीक है, फाइल अ फॉर्म ADT 1 विद आरओसी विद इन 15 डेज ऑफ एजीएम। जिस दिन आपकी एनुअल जनरल मीटिंग थी वहां से नेक्स्ट 15 दिन के अंदर आप बता दीजिए आरओसी को एक फॉर्म फाइल करके ADT 1। ठीक है, अगर आप एक IFSC स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी है या फिर स्पेसिफाइड IFSC प्राइवेट कंपनी है तो फिर 15 दिन की जगह आपको 30 दिन का वक्त दिया जाएगा कि चलिए आप 30 दिन के अंदर भी बताएंगे तो चलता है। अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट कैसी कंपनीज में होता है। ठीक है, ऐसे तो ये सेक्शन 177 में पढ़ने का कॉन्सेप्ट है, वहां पे पढ़ा जाएगा, बट स्टिल मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई कैसी कंपनीज के अंदर में ऑडिट कमेटी बनाने का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक तो हो गया लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एक हो गया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनीज में ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। ये लिस्टेड में और अनलिस्टेड में, बट कैसी? पब्लिक कंपनीज, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। तो सर क्या हर एक पब्लिक कंपनी में होगा, हर लिस्टेड में, हर अनलिस्टेड में? नहीं। लिस्टेड कंपनी के लिए बोला गया पेड अप कैपिटल कितना होना है जिस कंपनी का, उससे कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपया भी है तो भी उसको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा।
और उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है तो भी बनाना पड़ेगा। वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि आपका कैपिटल कितना है। भैया आप स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो, इसका मतलब ही हो गया कि आपको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। टर्नओवर अगेन नो लिमिट। सर आपका साल का टर्नओवर 100 करोड़ है या 100 रुपए है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स, भाई आपने मार्केट से उधार कितना लिया हुआ है, अगेन देयर इज नो लिमिट, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपने कुछ उधार नहीं लिया है, चाहे आपने 100 करोड़ उधार लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर देखो ना मैं तो छोटा सा कंपनी हूं, मेरा तो कैपिटल कितना है, मेरा तो टर्नओवर कितना है, भाई चलेगा नहीं। आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको ऑडिट कमेटी बनाना ही पड़ेगा। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए क्या बोला गया, अनलिस्टेड है तो यहां पे क्राइटेरिया है कि इनका कैपिटल कितना होना चाहिए। सर कैपिटल कम से कम 10 करोड़ रुपए होना चाहिए, ठीक है, 10 करोड़ के नीचे है तो फिर आपको ऑडिट कमेटी की जरूरत नहीं है। या फिर टर्नओवर 100 करोड़ रुपया, ठीक है, या फिर टर्नओवर अगर 100 करोड़ है तो आपको बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। या फिर डिबेंचर लोन वगैरह ये कितना है, 50 करोड़ से ज्यादा। अब देखो यहां पे लिखा 10 करोड़ और मोर, 10 करोड़ होगा तो भी बनाना पड़ेगा, 100 करोड़ होगा तो भी बनाना पड़ेगा। लोन 50 करोड़ है तो बनाने का जरूरत नहीं है, 50 करोड़ से ज्यादा होगा तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या तीनों कंडीशंस पूरा करना पड़ेगा, आंसर इज नो। इन तीनों में से एनीवन। अगर आपका कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया तो ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा, फिर चाहे आपका टर्नओवर 5 लाख रुपए ही क्यों ना हो। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया तो ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा, फिर आपका कैपिटल कितना ही हो, लोन कितना ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपका लोन वगैरह 50 करोड़ से ज्यादा है तो भी आपको ऑडिट कमेटी बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बट अगर आप एक ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जो दूसरी किसी कंपनी की जॉइंट वेंचर है या होली ओन्ड सब्सिडरी है या फिर डोरमेंट कंपनी है, तो फिर आपको ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लिखा हुआ एक्सेप्ट दोज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, जो किसी दूसरे कंपनी की जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी या फिर डोरमेंट कंपनी होती है तो उसको ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो चार्ट है आपको समझ में आना चाहिए। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि सर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का प्रोसीजर क्या होता है। दो तरीके की कंपनी होती है, या तो ऐसी कंपनी जहां सेक्शन 177 के तहत ऑडिट कमेटी बनाने का जरूरत होता है, और या तो ऐसी कंपनी जहां ऑडिट कमेटी का जरूरत नहीं होता। तो जहां ऑडिट कमेटी का जरूरत होता है वहां पे प्रपोज्ड ऑडिटर को ढूंढ निकालने का काम किसका है, ऑडिट कमेटी का है, ठीक है। ये प्रपोज्ड ऑडिटर कौन हो सकता है, सर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है ना। ऑडिट कमेटी 4 चीजें चेक करेंगे, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही है, और अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखने के बाद ऑडिट कमेटी किसी एक इंसान को सिलेक्ट कर सकती है और उसको भेजा जाएगा किसके सामने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। अब डायरेक्टर्स अगर अग्री कर जाएंगे तो जनरल मीटिंग में पेश किया जाएगा उस इंसान को, और अगर डायरेक्टर्स अग्री नहीं करते हैं तो ऑडिट कमेटी को बोलेंगे कि बेटा आप दोबारा से देखो। अगर ऑडिट कमेटी ने दोबारा से देखने के लिए हाँ भर दिया कि ठीक है चलिए हम दोबारा देख लेंगे, तब तो कोई तकलीफ नहीं है। और अगर ऑडिट कमेटी ने मना कर दिया भाई ये क्या मजाक चल रहा है, हम दोबारा नहीं देखेंगे, ठीक है ना, हम दोबारा नहीं देखेंगे, उन्होंने मना कर दिया रिकंसिडर करने से, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, या तो वो कहेंगे कि भाई चलिए उन्होंने तो मना कर दिया तो उन्होंने जिसको भेजा था उसी को शेयर होल्डर्स के सामने पेश कर देते हैं, या फिर वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हम खुद भी तो ढूंढ सकते हैं, हम खुद से ढूंढ के लाएंगे और अपना ही रिकमेंडेशंस भेजेंगे, जब वो इंसान पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है, ठीक है। अब एनुअल जनरल मीटिंग में जाएगा और एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है और उस इंसान को अपॉइंट करना है टिल द 6th एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है ना, 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। अपॉइंट होने से पहले क्या करना है, अपॉइंट होने से पहले आपको ऑडिटर से 2 डॉक्यूमेंट लेना है, एक तो उसका रिटन कंसेंट लेना है और दूसरा आपको एक सर्टिफिकेट लेना है। इस सर्टिफिकेट के अंदर 4 चीजें लिखी हुई हैं। कौन सी 4 बातें सर, पहली बात कि भाई मैं ऑडिटर बनने के लायक हूं, एलिजिबल हूं, डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं। दूसरा कि मेरा अपॉइंटमेंट कानून के दायरे में रह के होगा, एज पर कंपनी लॉ होगा। तीसरा कि सर मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो सीलिंग लिमिट के अंदर ही है, ठीक है ना, लिमिट ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज एक्सीड नहीं होने वाली, और जो भी मैंने अपने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के बारे में आपको बताया है वो सब सच है, ठीक है। तो ये सारी बातें बताई जाएंगी। अपॉइंटमेंट के बाद क्या होगा, अपॉइंटमेंट के बाद 15 दिनों के अंदर आपको एक फॉर्म फाइल करना है ADT 1, और अगर आप एक स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी तो वहां पे आपको 30 दिन तक का भी समय मिल जाएगा। फिर हमने ये भी देखा कि सर ऐसी कौन सी कंपनी है जहां पे ऑडिट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो फिर आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करिए और ऑडिट कमेटी बना लीजिए।
और अगर आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो फिर यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। अगर उनका कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, लोन वगैरह 50 करोड़ से ज्यादा है, तो वहां पे जरूरत है। और अगर आप किसी दूसरी कंपनी की जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी या फिर डोरमेंट कंपनी हो तो फिर आपको ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। भले आपका कैपिटल 10 करोड़ हो या फिर टर्नओवर 100 करोड़ हो या लोन 50 से ज्यादा हो, तो भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इफ यू आर अ जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी। चलो, तो ये जितना हमने देखा ना, इसके बेसिस पे जो प्रोविजन है एक बार वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है सेक्शन 139 दैट एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म। भाई हर एक कंपनी को क्या करना है, पहली एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करना होता है, या तो किसी इंडिविजुअल को भी अपॉइंट कर सकते हैं या फिर फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज एन ऑडिटर, हु शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th AGM। तो क्या बोल रहे हैं कि ये इंसान कब से कब तक रहेगा, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। कंक्लूजन मतलब मान लीजिए कि एनुअल जनरल मीटिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई थी और मीटिंग शाम के 4 बजे तक चली, ठीक है। हमने ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए रेजोल्यूशन कितने बजे पास किया, 2 बजे हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया था। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट आप बताइए कब से माना जाएगा। मीटिंग शुरू हुई थी 10 बजे, ऑडिटर को अपॉइंट किया गया 2 बजे और मीटिंग खत्म कब हुई, 4 बजे। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब से माना जाएगा वैलिड? सर 4 बजे के बाद से उसका अपॉइंटमेंट वैलिड माना जाएगा, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग। जब वो मीटिंग खत्म होगी उसके बाद से आपका अपॉइंटमेंट शुरू होगा, ठीक है। तो भले उसको 2 बजे अपॉइंट कर लिया गया, लेकिन उसकी वैलिडिटी कब से शुरू होगी, 4 बजे के बाद से, ठीक है। और कब तक चलेगी, जो आपका 6th AGM होगा, जब तक वो AGM खत्म नहीं हो जाता उसके पहले तक आप ही रहेंगे। मान लीजिए कि 6th AGM जब आई तो वहां पे कंपनी ने किसी दूसरे इंसान को अपॉइंट कर लिया, कितने बजे, 2 बजे, ठीक है। तो जब दूसरा इंसान आ चुका है तो क्या आप चले गए? बोला नहीं बेटा, जब तक मीटिंग खत्म नहीं हुई तब तक तो कंपनी का ऑडिटर हम ही है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो दूसरा इंसान कंपनी का ऑडिटर कहलाएगा, ठीक है। तो मेरा अपॉइंटमेंट शुरू भी कब होगा, मीटिंग खत्म होने के बाद, और कब तक चलेगा, 6th एनुअल जनरल मीटिंग में, जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक। ध्यान से देखना, एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, कहां पे अपॉइंट किया जाएगा सर, देखो मैंने यहां पे बनाया हुआ है, कहां अपॉइंट किया जाएगा, फर्स्ट AGM में अपॉइंट किया जाएगा। और कब तक के लिए अपॉइंट किया जाएगा, 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए अपॉइंट किया जाएगा। एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट AGM अपॉइंट, या तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, हु शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, सॉरी फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, वो मीटिंग खत्म होने के बाद मेरा ऑफिस शुरू होगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th AGM, ठीक। और उसके बाद फिर हर 5-5 साल के लिए कंपनी अपॉइंट करते रहेगी। एंड द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ द ऑडिटर शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और भाई इस ऑडिटर भाई साहब को, इस इंडिविजुअल या फर्म को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, कौन होगा, इसका मैनर अलग से प्रेस्क्राइब कर दिया जाएगा। तो कहां पे प्रेस्क्राइब्ड है, चलिए हम देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने एक रूल 3 है, रूल 3 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, वहां पे दिया हुआ है मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अ कंपनी दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177, अगर आपकी कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट है तो फिर वो कमेटी, ठीक है, शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल और फर्म proposed to be considered for appointment as an auditor। तो यहाँ पे 2 चीज लिखा हुआ है कि in case of a company which is required to constitute an audit committee, ऐसी कंपनी जहां ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है, then that committee shall take into consideration the qualification and experience of the individual or firm proposed to be considered for appointment as an auditor, and in cases where such a committee is not required, और जहां ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां ये काम कौन करेगा, सर खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर लेंगे। where such a committee is not required, the board shall take into consideration the qualification and experience, ठीक है। तो जहां ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है वहां पे ऑडिट कमेटी देखेगी कि उस इंसान का या उस फर्म का एक्सपीरियंस कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है। और जहां कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां कौन देखेगा, सर जहां कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सारी चीजें देखेंगे।
फिर क्या लिखा हुआ है कि वाइल कंसिडरिंग द अपॉइंटमेंट द ऑडिट कमिटी और द बोर्ड एज द केस में बी शेल ऑल्सो हैव रिगार्ड टू एनी ऑर्डर और पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। देखो हो गया, प्रोसीडिंग्स वाली बात भी आ गई कि जब हम उस इंसान को देख रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे और भी एक चीज पे ध्यान रखिएगा, एनी ऑर्डर ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट against the proposed auditor before the Institute of Chartered Accountants of India or any other competent authority or court। ठीक है, तो भाई उस इंसान के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रहा है, आपको ये भी चीज देखना है। तो यहाँ पे 3 चीज आ गया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। इसके अलावा द ऑडिट कमिटी और बोर्ड may call for such other information from the proposed auditor as it may deem fit। इसके अलावा ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनसे अगर कुछ अदर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो अदर इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। चलो, वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑडिट कमेटी। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट, तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी? द ऑडिट कमेटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ द इंडिविजुअल और फर्म टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऑडिट कमेटी उस इंसान का, उस फर्म का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश करेगी, रिकमेंड करेगी। ठीक, और अगर ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या होगा? इन अदर केसेस मतलब जहां ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां क्या करेंगे? वहां पे बोर्ड शैल कंसीडर एंड रिकमेंड एन इंडिविजुअल ऑफ फर्म टू द मेंबर्स। तो वहां डायरेक्टर्स खुद ही सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली अपना रिकमेंडेशन किसके पास भेज देंगे? मेंबर्स के पास भेज देंगे। देखिए आराम से समझना कि अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी? रिकमेंड करेगी एक इंसान का नाम, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्या होगा? तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से ढूंढ के लाएगी और उसका नाम शेयर होल्डर्स के सामने या मेंबर्स के सामने रिकमेंड कर दिया जाएगा। इन अदर केसेस द बोर्ड शैल कंसिडर एंड रिकमेंड द इंडिविजुअल और फर्म टू द मेंबर्स। वो डायरेक्टली मेंबर्स के पास भेज देंगे, भाई वहां पे कोई थर्ड स्टेज आया नहीं। चलो, if the board of directors agree with the recommendation of audit committee। चलिए, ऑडिट कमेटी ने भेजा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री कर गए तो क्या होगा? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री कर गए तो फिर डायरेक्टर्स उस इंसान को पेश करेंगे शेयर होल्डर्स के सामने। इट शैल रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल और फर्म टू द मेंबर्स। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस इंसान को भेजेंगे किसके पास? मेंबर्स के पास, कि भाई आप देख लीजिए। एंड इफ द बोर्ड डिसअग्रीज, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री नहीं हुए तो क्या करेंगे? फिर बोलेंगे ऑडिट कमेटी को दोबारा देखिए। देन इट शैल रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू द कमिटी फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है कि भाई आप दोबारा देखिए। इफ द ऑडिट कमिटी आफ्टर कंसिडरिंग द रीजंस गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रीजन बताया होगा कि भाई क्यों हमें आपका ये इंसान पसंद नहीं है, ठीक है, तो उसकी रीजंस को पढ़ने के बाद ऑडिट कमेटी ने क्या डिसाइड किया? ऑडिट कमेटी डिसाइड्स नॉट टू रिकंसिडर, कि नहीं भैया हम रिकंसिडर नहीं करेंगे, हमने जो भेजा वही हमारा फाइनल रिकमेंडेशन है। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? द बोर्ड शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर इट्स डिसएग्रीमेंट विद द कमिटी, कि भाई क्यों हमें कमेटी का वो इंसान या वो फर्म पसंद नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक जगह नोट डाउन करेंगे एंड सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर्स, और खुद से एक इंसान ढूंढ के लाएंगे और अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे शेयर होल्डर्स के सामने। एंड इफ द बोर्ड अग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि भाई उसने तो मना कर दिया, चलो कोई बात नहीं, उसने जो इंसान बताया था उसी को भेज देते हैं। इफ द बोर्ड अग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी देन इट शैल प्लेस द मैटर फॉर कंसिडरेशन बाय मेंबर्स, तो उसी इंसान को मेंबर्स के सामने भेज सकते हैं। The auditor appointed in the AGM shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of the 6th AGM। जो ऊपर पढ़ा वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि एक ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या होता है। अगर बेसिक समरी बात करें तो सर एवरी कंपनी शैल अपॉइंट एन ऑडिटर, कहां पे? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, किसको करेंगे सर? कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है। उसका अपॉइंटमेंट कब से शुरू होगा? सर फर्स्ट एजीएम के खत्म होने के बाद उसका अपॉइंटमेंट शुरू होगा, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग। और कब तक वैलिड रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। जब तक 6th एजीएम नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो अपॉइंटेड रहेगा। ठीक है, और उसको अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या होगा? सर एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। कहां प्रेस्क्राइब्ड है? रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 बताता है कि जहां ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है वहां पे ऑडिट कमेटी उस इंसान के क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का ख्याल रखेगी, और जहां ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस चीज का ख्याल रखेंगे। ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो अदर इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। ठीक है, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है
तो जिस इंसान को चुना गया ऑडिट कमेटी उसका नाम रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और अगर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिस इंसान को चुना वो डायरेक्टली कहां चला जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास। चलिए मान लेते हैं कि ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट थी और उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने एक इंसान को पेश किया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर उस इंसान से अग्री करते हैं तो क्या करेंगे सर, उसका नाम शेयर होल्डर्स के सामने भेज देंगे, और अगर डिसअग्री करते हैं तो ऑडिट कमेटी को बोला जाएगा कि बेटा आप दोबारा से देखो, ठीक है, आप दोबारा से देखो। चलो अब यहां पे क्या होगा सर, अगर ऑडिट कमेटी ने दोबारा देखने से इनकार कर दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद अपना एक इंसान ढूंढ के लाएंगे, अपना एक फर्म ढूंढ के लाएंगे और उसको एजीएम के सामने पेश कर सकते हैं, या फिर जिसको ओरिजिनली रिकमेंड किया था ऑडिट कमेटी ने उस इंसान को भी हम एनुअल जनरल मीटिंग में पेश कर सकते हैं, जिस इंसान को अपॉइंट किया जाएगा फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम तक के लिए। तो ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर खत्म हो जाना चाहिए। यहां पे और भी एक दो चीज लिखी हुई है कि बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम, ठीक, एक रिटन कंसेंट लेंगे और एक सर्टिफिकेट लेंगे, ठीक, शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिटर, उस इंसान से एक रिटन कंसेंट भी लिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा। The certificate shall also indicate whether the auditor satisfies the criteria provided in section 141। तो 141 में क्या था, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारा बात लिखा हुआ था कि मैं एलिजिबल हूं, डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, तो ये सारा चीज ऑडिटर अपने सर्टिफिकेट में लिख के देगा। अब इस सर्टिफिकेट के बारे में भी डिटेल में कहीं और लिखा हुआ है, रूल नंबर 4, सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर। तो क्या लिखा हुआ है, द ऑडिटर शैल सबमिट अ सर्टिफिकेट दैट ही और इट इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, कि भाई मैं ऑडिटर बनने के लायक हूं, डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। दूसरा, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, कि मेरा जो अपॉइंटमेंट होगा वो कानून के दायरे में रह के होगा। इट शैल बी विद इन द लिमिट्स लेड डाउन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट, लिमिट्स के अंदर है, सीलिंग लिमिट के अंदर है, जो 20 कंपनी है सर उसके अंदर ही है। एंड द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑडिटर और द ऑडिट फर्म और एनी ऑफ देयर पार्टनर्स पेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट इज ट्रू एंड करेक्ट, कि जो लिस्ट मैंने बताई है, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मेरे खिलाफ चल रही है, मैंने उसको जो लिस्ट आपको एक दिया है वो लिस्ट भी क्या है, ट्रू है, सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक नोटिस टू रजिस्ट्रार, की अपॉइंटमेंट के बाद क्या करना होगा सर, अपॉइंटमेंट के बाद आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर ADT 1, ठीक है, इसके बारे में ऊपर 139 में भी लिखा हुआ है। द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर, कि ऑडिटर को बताइए कि भाई आपको अपॉइंट कर लिया गया है, एंड ऑल्सो फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द ROC विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग, 15 दिन के अंदर बताना होता है, एंड 30 डेज इन केस ऑफ स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। अब लिखा हुआ अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स रीअपॉइंटमेंट, जहां जहां पे लिखा हुआ है कि एक इंसान को अपॉइंट किया जाएगा, उसको अपॉइंट करने का तरीका यह है, तो सर 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद रीअपॉइंट किया जाएगा, और रीअपॉइंट करने का तरीका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो कोई ये ना पूछे कि सर अपॉइंट करने का तरीका तो बताया आपने, रीअपॉइंट करने का तरीका नहीं बताया, तो देखो जो तरीका अपॉइंट करने का वही सेम तरीका रीअपॉइंट करने का भी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, रीअपॉइंट करने का तरीका भी वही है, ऑडिट कमेटी की जरूरत है तो ऑडिट कमेटी ढूंढ के लाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगी, सेम प्रोसेस है। तो ये अपना प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट यहां पे खत्म हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट के, यहां पे आपको नजर आ रहा है एक नाम, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CAG, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, जिस तरीके से इंडिया में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है प्रेसिडेंट, हर स्टेट में होता है गवर्नर, तो उसी तरीके से एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है CAG का, ठीक है। तो CAG एक ऑफिसर होता है, बहुत ही हाई ग्रेड ऑफिसर होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि सरकार का ऑडिट करवाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो मान लो कि विक्रम अग्रवाल इंडिया का क्या है, CAG है, विक्रम अग्रवाल तो CAG ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो विक्रम अग्रवाल एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही हाई लेवल पे बैठा हुआ है, जो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सारी संस्थाओं का ऑडिट करवाता है कि भाई इन्होंने जो पैसा रिसीव किया और जो खर्च किया वो ढंग से किया या नहीं किया। तो सर क्या विक्रम अग्रवाल खुद एक ऑडिटर होता है, क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, बोला ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सरकारी पोस्ट पे बैठने के लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है, शायद आप आर्ट्स और साइंस पढ़ के भी CAG बन सकते हो, ठीक है। दीज आर बेसिकली IAS ऑफिसर्स, ठीक है, UPSC के एग्जाम्स दे करके IAS क्रैक करके फिर ये लोग ये ऑफिसर ग्रेड पे अपॉइंट होता है।
तो सीएजी करता क्या है, ये खुद ऑडिट करेगा नहीं, बट ये ऑडिटर को अपॉइंट करेगा कि भाई साहब आप जाइए और इस कंपनी को ऑडिट करके आइए, आप जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट को ऑडिट करिए, ठीक है। तो विक्रम अग्रवाल एज अ सीएजी क्या करेगा, ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगा, ठीक है। विक्रम अग्रवाल डिसाइड, द सीएजी विल डिसाइड कि इस कंपनी का ऑडिट कौन करेगा। सर कैसी कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का। अब ध्यान से समझना कि मान लो बीएसएनएल नाम की कंपनी है, ठीक है। बीएसएनएल इज अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक। अच्छा सर, बीएसएनएल अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है तो इस कंपनी का मालिक कौन है, गवर्नमेंट। इस कंपनी में घोटाला किसने किया होगा, सर शायद गवर्नमेंट ने किया होगा, ठीक। तो देखो ऐसे तो नॉर्मली ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, नॉर्मली ऑडिटर को अपॉइंट करता है शेयर होल्डर्स, ठीक है। नॉर्मली ऑडिटर को अपॉइंट करता है शेयर होल्डर्स, बट सर एक गवर्नमेंट कंपनी का शेयर होल्डर कौन होता है, खुद गवर्नमेंट। और सर इन कंपनीज में मैक्सिमम घोटाले कौन करता है, खुद गवर्नमेंट करती है। तो भाई गवर्नमेंट ने ही घोटाला किया और गवर्नमेंट खुद ही ऑडिटर रख ले, तो फिर वो ऑडिटर तो भैया गवर्नमेंट के घोटालों को भी छुपा लेगी। तो हमें यहाँ पे देखना है ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से कि एक ऐसा इंसान ऑडिट करे जो भाई उन सारे घोटाले के हमारे सामने लेकर के आए, ठीक, सारे घोटालों को हमारे सामने लेकर के आए। तो यहाँ पे बोला कि गवर्नमेंट, भले आप शेयर होल्डर हो लेकिन आप इस कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करोगे, इस कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, सीएजी अपॉइंट करेगा, ठीक है। सीएजी देखेगा कि इस कंपनी का ऑडिट कैसे होता है। तो सीएजी खुद से एक इंसान को अपॉइंट करेगा, ठीक है। मान लो मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया और बोला जाइए आप इस कंपनी का ऑडिट करके आइए, ठीक है। तो किस तरीके की कंपनी का ऑडिट सीएजी करवाएगा, मतलब कि सीएजी उसके ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। तो एक तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी। सर अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर खुद उस कंपनी का शेयर होल्डर्स डिसाइड नहीं करेंगे, सीएजी अपॉइंट करेगा। या फिर एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या होता है, पहले गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आता है, फिर वो देखो समझ में आने लगेगा। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। सर गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर होल्ड किया हुआ है, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर होल्ड किया है। मान लो कि एक कंपनी है हमारे सामने एक्स लिमिटेड, और इस एक्स लिमिटेड का 60% शेयर्स किसके पास है, सर 40% तो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास और 20% है बिहार गवर्नमेंट के पास। तो कोई बात नहीं सर, मिला करके तो 60% है, 51% है ना सर, चलेगा। तो क्या बोला कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसका 51% हिस्सा किसके पास है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर खरीदा है, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर खरीदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लो कि गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट के पास 51% अगर हिस्सा है तो फिर उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे। और क्या लिखा हुआ है, सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी को भी क्या माना जाता है, गवर्नमेंट कंपनी माना जाता है। अब ऐसा क्यों, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहां पे। तो एक तरफ अपने सामने गवर्नमेंट है, एक तरफ बीएसएनएल और एक तरफ एक्स लिमिटेड। तो बीएसएनएल के अंदर गवर्नमेंट का मान लेते हैं 60% होल्डिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब कि बीएसएनएल कैसा कंपनी होगा, बीएसएनएल इज अ गवर्नमेंट कंपनी। क्यों, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। बीएसएनएल के ऊपर में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो बीएसएनएल इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अब बात करते हैं एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के ऊपर किसका कंट्रोल है, सर बीएसएनएल ने एक्स लिमिटेड का 52% शेयर्स खरीदा हुआ है, ठीक है। बीएसएनएल ने एक्स लिमिटेड का 52% शेयर्स खरीदा हुआ है, मतलब कि बीएसएनएल हो गई होल्डिंग कंपनी और एक्स लिमिटेड हो गई सब्सिडियरी कंपनी। एक्स लिमिटेड में गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, आंसर है 0। गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड का कोई शेयर्स नहीं खरीदा है। बट मैं ये कहता हूं कि ये एक्स लिमिटेड भी कैसी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। सर क्यों, अब ध्यान से समझना कि एक्स लिमिटेड को कंट्रोल कौन करता है, बीएसएनएल, और बीएसएनएल को कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट जब चाहे जो चाहे एक्स लिमिटेड से करवा सकती है,
ठीक है भाई, गवर्नमेंट एक्स लिमिटेड से जो भी काम करवाना चाहती है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी बीएसएनएल को बेटा ये करवाओ, फिर बीएसएनएल बोलेगा एक्स लिमिटेड को, क्योंकि बीएसएनएल तो किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये एक्स लिमिटेड भी कैसी कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, जहां पे कि किसका कंट्रोल चलता है, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जो चाहे वो वहां पे करवा सकती है। तो इसीलिए बोला गया कि चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे वो एक्स लिमिटेड हो, चाहे सरकार का 51% अधिकार हो, चाहे वो एक गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी हो, वो दोनों ही क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में फॉल करता है। तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर में दो चीजें आई, या तो खुद सरकार का कितना हिस्सा है, 51% हिस्सा है, या फिर आप किसी सरकारी कंपनी की सब्सिडरी हो। आप एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हो तो इनडायरेक्टली आपके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया। अब यहां पे जो लिखा एनी अदर कंपनी, अदर कंपनी क्या हुआ, मान लो कि एक ऐसी कंपनी है वाई लिमिटेड। ठीक है, तो वाई लिमिटेड में गवर्नमेंट का शेयर्स कितना है सर, 10%। ठीक है, और बीएसएनएल का शेयर कितना है सर, 43%। तो अब क्या वाई लिमिटेड कोई गवर्नमेंट कंपनी है, आंसर इज नो, वाई लिमिटेड तो सर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। क्यों सर, देखिए गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए दो चीज चाहिए, या तो गवर्नमेंट का कितना हो 51%, भाई वो तो हमारे सामने है नहीं, गवर्नमेंट का तो सिर्फ 10% है, तो ये कंडीशन के हिसाब से तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। या फिर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी बन जाओ, या फिर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी बन जाओ। तो बीएसएनएल क्या है, बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, बट बीएसएनएल का इसके अंदर कितना होल्डिंग है, सिर्फ 43%। तो भाई वाई लिमिटेड बीएसएनएल का सब्सिडरी भी नहीं है। ठीक है ना, सब्सिडरी बनने के लिए कम से कम 50 से ज्यादा होना चाहिए आपके पास, वोटिंग पावर 50 से ज्यादा होना चाहिए, आधे से ज्यादा होना चाहिए। तो भाई वाई लिमिटेड ना ही किसी गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी है, ना ही गवर्नमेंट का वहां 51% होल्डिंग है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं हुआ। बट अगर आप ध्यान से देखो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का 10% और बीएसएनएल का 43 मिला करके क्या हो गया, 53% हो गया। मतलब कि गवर्नमेंट का यहां पे अच्छा खासा कंट्रोल है। ठीक है, भले ही ये गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है, बट गवर्नमेंट का यहां पे अच्छा खासा कंट्रोल तो है। तो यहां पे वही लिखा गया कि एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसा कोई भी कंपनी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके कंट्रोल में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दोनों के कंट्रोल में, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में काम करता है, तो इन सारी कंपनीज के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करने का जिम्मेदारी किसका है, सीएजी का है। ठीक है, चलिए सब दिमाग को शांत करते हुए आराम से बात करते हैं अभी, कि हमने ऑडिट कमेटी का प्रोविजंस पढ़ा, हमने सारा प्रोविजंस पढ़ा, वो सब किसके लिए था, वो एक नॉर्मल कंपनी के लिए था, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए था। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करने का जिम्मेदारी किसका होता है सर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का होता है। सीएजी का जिम्मेदारी होता है कि वो इस कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंट किया जाए। ठीक है, शेयर होल्डर तो खुद कौन होता है, सरकार, और सरकार अपने घोटाले के छुपाने के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है, इसीलिए बोला कि सरकार अपॉइंट नहीं करेगी, अपॉइंट करेगा सीएजी। ठीक है, कैसी कंपनीज में सर, या तो गवर्नमेंट कंपनीज में, गवर्नमेंट कंपनी मतलब जहां 51% हिस्सा किसका है, सरकार का, या फिर वो एक गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी है तो भी उसको गवर्नमेंट कंपनी मान लिया जाएगा। और इसके अलावा सीएजी ऐसी कंपनी का भी ऑडिटर अपॉइंट करेगी जहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल किसका है, सरकार का है, भले वो गवर्नमेंट कंपनी ना हो। ठीक है, तो अपॉइंट करने का तरीका क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होता है। अब यहां पे देखो एक टाइमलाइन का चार्ट बनाया हुआ है, हमने ऊपर का जो प्रोसेस पढ़ा था वहां पे हमने सीखा था कि ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स। पहली एजीएम में अपॉइंट करेंगे और 6th एजीएम तक के लिए अपॉइंट करेंगे। अब गवर्नमेंट कंपनीज के केस में आपको 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा, आपका एनुअल अपॉइंटमेंट होता है, मतलब हर साल आपका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यहां पे आपका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, एवरी ईयर। और क्या अपॉइंटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में होगा, आंसर इज नो। क्यों,
सर नॉर्मल कंपनीज के अंदर अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, इसीलिए एनुअल जनरल मीटिंग में उसका अपॉइंटमेंट होता है, जहां पे कि शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है। ठीक है, यहां तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट ही नहीं करेंगे, तो एजीएम से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है ना, अभी ऊपर हमने जो पढ़ा था वहां पे अपॉइंटमेंट कहां पे हो रहा था? पहली एजीएम में हो रहा था। यहाँ पे हमें एजीएम से कोई लेना देना ही नहीं है, अपॉइंट कौन करेगा? सीएजी करेगा, तो उसको क्या फर्क पड़ता है, आप एजीएम कभी भी करो। अब सवाल आया कि अपॉइंटमेंट कितने दिन के अंदर होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट कितने दिन के अंदर होगा, तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग ईयर्स बनाए हुए, एक तो अपने सामने 2019 है और एक अपने सामने 2020 है। तो चलिए 2019 कैलेंडर ईयर शुरू हो रहा है 1/1/2019 से, और अपना फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है? 1/4/2019 से। ठीक है, चलिए ये साल खत्म हुआ 31 दिसंबर को, कैलेंडर ईयर खत्म हुआ, 1 जनवरी को 2020 शुरू हो गया, 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। ठीक है, तो ये अपना 1920 है। तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है? दिस इज द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 1/4/2019 को शुरू हुआ और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020 को। तो साल खत्म होने के बाद इसका अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर किया जाएगा और शेयर होल्डर्स के सामने पेश किया जाएगा, कहां पे? एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो साल खत्म होने के बाद अकाउंट्स प्रिपेयर होगा, अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद ऑडिटर भाई साहब उसका चेकिंग करेंगे और फिर वो कहां पेश होगा? एनुअल जनरल मीटिंग में पेश किया जाएगा। तो सर ऑडिटर को अपॉइंट कब करें? क्या साल खत्म होने के बाद ऑडिटर को अपॉइंट करें? मतलब बेटा साल खत्म होने के बाद आप अगर ऑडिटर को अपॉइंट करोगे, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी का अकाउंट्स बन के तैयार है और अभी तक आपने ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया, चेक करने के लिए कोई इंसान ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो बात? साल खत्म हो गया, डायरेक्टर्स ने अकाउंट्स भी प्रिपेयर करवा दिया, सब हो चुका है, और बैठे हुए हाथ पे हाथ रखे कि यार कब आएगा ऑडिटर, कब आएगा, अभी तो उसको अपॉइंट ही नहीं किया। ठीक है, तो समय हाथ से निकलता जाएगा। तो इसीलिए क्या बोला कि जब आपको ऑडिट करवाना ही है तो साल खत्म होने का इंतजार क्यों कर रहे हो? आप ऑडिटर को अपॉइंट करोगे कब? सर जब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, जब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है वहां से नेक्स्ट 180 दिन के अंदर, ठीक है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है उसके नेक्स्ट 180 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है? ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना है। ठीक है, ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड विद इन 180 डेज। और ये 180 दिन कब से? देखो एरो पे ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, एरो बहुत काम आएगा आपका। जहां से ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है वहां से 180 दिन के अंदर आपको अपॉइंट करना है। ठीक है, और ये ऑडिटर आपकी कंपनी में कब तक रहेगा? ये ऑडिटर आपकी कंपनी में रहेगा टिल द नेक्स्ट एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। जब तक एजीएम खत्म नहीं हो जाता तब तक ये आपकी कंपनी में अपॉइंटेड रहेगा। ठीक है भाई, एजीएम में शेयर होल्डर्स की कुछ क्वेरी होगी, कुछ पूछना होगा तो किसका पूछेंगे? ऑडिटर को पूछ सकते हैं, राइट? तो ऑडिटर भाई साहब आपकी कंपनी में कब तक रहेंगे? अगली एजीएम तक रहेंगे। तो ये खत्म हो गया हमारा गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर। अब देख लेते हैं कि कानून में कहां पे क्या लिखा हुआ है। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी बाय सीएजी। इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, या तो गवर्नमेंट कंपनी या फिर एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, देन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल के लिए अपॉइंट करेंगे, अपॉइंट एन ऑडिटर विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। कितने दिनों के अंदर? 180 दिनों के अंदर। और ये 180 दिन कब से? साल खत्म होने के बाद या साल शुरू होने के बाद? सर हमने देखा था फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब हमारा साल शुरू हुआ, फाइनेंशियल ईयर जहां पे शुरू हुआ वहां से नेक्स्ट 180 दिन के अंदर हमें ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना है। ठीक है, तो सीएजी खुद से ऑडिट नहीं करेगा, सीएजी ऑडिटर अपॉइंट करेगा और वो इंसान जाके ऑडिट करेगा। हु शैल होल्ड ऑफिस, कब तक के लिए अपॉइंटेड रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। ठीक है, जो भी अगली एजीएम आने वाली है वहां तक आप रहोगे, उस एजीएम के खत्म होने तक आप हमारी कंपनी में रहोगे अपॉइंटेड। तो ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब अगले चार्ट के ऊपर चलते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ यहां पे? फर्स्ट ऑडिटर। अब ये क्या है? व्हाट इज फर्स्ट ऑडिटर? बहुत अच्छे से प्यार से ध्यान से समझना कि सर अगर एक नॉर्मल कंपनी की बात करी जाए तो हमने ऑडिटर को अपॉइंट कहां किया था? फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया था। ठीक है ना, हमने ऑडिटर को अपॉइंट कहां किया था? फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया था। अब अगर इसके ऊपर थोड़ा सा बात किया जाए
तो मान लीजिए कि ये कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी का जन्म हुआ 1 अगस्त 2019 को, ठीक है ना, कंपनी का जन्म हुआ 1 अगस्त 2019 को, और फिर कंपनी का साल खत्म कब होगा सर? 31 मार्च 2020 को फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। 2019 में शुरू हुआ, 2020 के मार्च को उसका साल खत्म हो जाएगा। तो साल खत्म होने के बाद क्या होगा सर? अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है ना सर। ये अगस्त से लेकर के मार्च तक भी तो आपने जो काम किया उसका भी तो अकाउंट्स बनाना पड़ेगा आपको। ये आप अकाउंट्स बनाओगे और प्रिपेयर करके आप कहाँ पे पेश करोगे सर? जो भी पहली एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है उस एनुअल जनरल मीटिंग में इसको पेश किया जाएगा शेयर होल्डर्स के सामने, ठीक है। अब मेरा ये सवाल है कि सर आपने ऑडिटर को अपॉइंट कब किया? ऑडिटर को अपॉइंट किया हमने फर्स्ट एजीएम में। तो सर आज के दिन में उसका अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा और आज के दिन में आप हमें अकाउंट्स भी दिखाने वाले हैं। तो फिर ये जो 2019-20 का अकाउंट्स है इसका ऑडिट किसने किया? क्योंकि ऑडिटर तो अपॉइंट कब हुआ? फर्स्ट एजीएम वाले दिन वो अपॉइंट ही हुआ बेचारा। तो फिर ये जो ऑडिट हुआ, मतलब ये जो साल है 19-20 का, समझ में आ रहा बात? इतनी दूर तक हमने जो अकाउंट्स बनाया, इस अकाउंट्स का चेकिंग किसने किया? क्योंकि आज तक तो हमारी कंपनी में कोई ऑडिटर था ही नहीं, और हमें मालूम है कि शेयर होल्डर्स के सामने जो अकाउंट्स पेश करना होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश करने होते हैं, उसका ऑडिट करवाना जरूरी है, ठीक। तो भाई अकाउंट्स बनने के बाद फिर ऑडिट किसने किया? तो यहां बोला गया कि जो पहला साल होता है, पहले साल का ऑडिट करने के लिए जो ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है, उस ऑडिटर को बोलते हैं फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है। तो ये जो अगस्त से लेकर के मार्च तक का जो अकाउंट्स प्रिपेयर हुआ होगा, इसका ऑडिट करवाने के लिए जिस इंसान को रखा गया होगा उसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट ऑडिटर, और उसको अपॉइंट करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है, ठीक है भाई। ये पहला साल है, कोई बात नहीं, जाइए डायरेक्टर्स लोग आप खुद ही अपॉइंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टर्स कितने दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे सर? जिस दिन कंपनी का जन्म हुआ वहां से 30 दिन के अंदर, देखो वहां से 30 दिन के अंदर कौन अपॉइंट कर लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेंगे। जिस दिन कंपनी का जन्म हुआ वहां से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। और सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाए 30 दिन के अंदर तो क्या होगा? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाए 30 दिन के अंदर तो फिर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है भाई। ऑडिटर तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं किया, नालायक निकम्मे निकले हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो कौन करेगा? फिर शेयर होल्डर्स करेंगे। कितने दिन के अंदर? तो यहां पर लिखा हुआ 90 डेज, ठीक है। 90 डेज कब से? क्या 30 दिन खत्म होने के बाद 90 दिन? नहीं बेटा, एरो पे ध्यान देना। एरो कहां से शुरू हो रहा है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से एरो हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि 30 दिन खत्म होने के बाद उनको कितने दिन का समय मिलेगा? 60 दिन का समय मिलेगा, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि 30 दिन खत्म होने के बाद उनको कितने दिन का समय मिलेगा? 60 दिन का समय मिलेगा। तो जिस दिन आपकी कंपनी का जन्म हुआ वहां से 30 डेज के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाए तो जिस दिन आपकी कंपनी का जन्म हुआ था वहां से 90 दिन के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। और कैसी मीटिंग में? ईजीएम में। सर ईजीएम क्यों? सर एजीएम क्यों नहीं? बेटा एजीएम तो कब होगा? साल खत्म होगा, उसके बाद अकाउंट्स प्रिपेयर होगा, उसके बाद एजीएम आएगा, करेक्ट। तो एजीएम में तो अपॉइंट नहीं हो रहा है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा। एजीएम के अलावा अगर शेयर होल्डर्स का कोई मीटिंग बुलाया जाता है उसको बुलाया जाता है ईजीएम। तो ये था फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का तरीका, कहां पे? एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। अच्छा सर, ये जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा ये आपकी कंपनी में कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, पहली एजीएम खत्म होने तक रहेगा। क्यों सर? क्योंकि पहली एजीएम में तो आप शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर लेंगे, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है। सर क्या इसी इंसान को एजीएम में दोबारा अपॉइंट किया जा सकता 5 साल के लिए? आराम से कर सकते, कोई तकलीफ नहीं है। बट इस इंसान को जब हम अपॉइंट करेंगे एज अ फर्स्ट ऑडिटर तो उसको यही बताया जाएगा कि बेटा आपको ना पहले एजीएम तक हमारा काम करना है, ठीक है। बात का हमें पता नहीं, लेकिन अभी आप सिर्फ कब तक के लिए हो? पहली एजीएम तक के लिए हो। चलिए अब अगर बात करें गवर्नमेंट कंपनी का, तो सर गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का तरीका क्या होता है? देखो गवर्नमेंट कंपनी में जिम्मेदारी किसका है अपॉइंट करने का? सीएजी का। तो यहां पे भी वही बोला गया कि जिस दिन कंपनी का जन्म हुआ वहां से कितने दिनों का समय मिला सीएजी को? सर 60 दिन का समय मिला सीएजी को, कि जिस दिन कंपनी का जन्म हुआ है वहां से 60 दिन के अंदर आप फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दीजिए।
और अगर सीएजी नहीं कर पाया, भाई इतना बिजी है नहीं कर पाया, तो क्या होगा, तो फिर ये जिम्मेदारी किसको मिलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलेगा। और कितना दिन मिलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, 30 डेज। लेकिन देखो एरो कहां से शुरू हो रहा है, 60 दिन के बाद, मतलब कि 60 दिन के बाद नेक्स्ट 30 डेज में किसको अपॉइंट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट 60 डेज के अंदर में कौन करेगा, मेंबर्स करेंगे जी। मतलब वही बात आ गया ना, 30 + 60 यहां पे भी था, 30 + 60 इधर भी है। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में हम याद रख सकते हैं 30/90 कि 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर 90 दिन में शेयर होल्डर्स। और गवर्नमेंट कंपनी में हम याद रख सकते हैं 60 + 30 + 60 कि 60 दिन का समय मिलेगा सीएजी को, वो नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समय मिलेगा 30 दिन का, वो भी नहीं कर पाया तो शेयर होल्डर्स को समय मिलेगा 60 दिन का। और ये ऑडिटर कब तक के लिए रहेगा सर, वही सेम टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, वहां तक के लिए रहेगा। तो चलिए फर्स्ट ऑडिटर का कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म हुआ, एक बार देख लेते हैं हम लोग। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, खुद डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेंगे। कितने दिनों के अंदर, विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। एंड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, फिर डायरेक्टर्स लोग बताएंगे शेयर होल्डर्स को, दे विल इन्फॉर्म द मेंबर्स, ठीक। और फिर मेंबर्स लोग क्या करेंगे, विदिन 90 डेज, वो लोग 90 दिनों के अंदर एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एक ईजीएम कॉल करके अपॉइंट करेंगे सच ऑडिटर को। और सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। और ये कब तक के लिए रहेगा, फर्स्ट एजीएम खत्म होने तक के लिए रहेगा। फिर फर्स्ट एजीएम में शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर लेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और क्या होगा सर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी या फिर एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द सीएजी। फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, सीएजी। और कितना दिन का समय मिलेगा, 60 डेज का, विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड इन केस सीएजी डज नॉट अपॉइंट, वो अपॉइंट नहीं कर पाया, तो अब क्या होगा सर, वही रिपीट कर लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट विदिन नेक्स्ट 30 डेज। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाए तो वापस से क्या करेंगे, मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे और फिर मेंबर्स इनको अपॉइंट करेंगे विदिन नेक्स्ट 60 डेज एट ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। और ये इंसान भी कब तक रहेगा, होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम खत्म होने तक ये आपकी कंपनी का ऑडिट करेगा। चलो इसके अलावा अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या हुआ सर, आपने एक इंसान को अपॉइंट किया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। विक्रम अग्रवाल को अपॉइंट किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, या तो उस ऑडिटर का डेथ हो गया, हमने अपॉइंट तो किया था 5 साल के लिए लेकिन उसका डेथ हो गया सर, अब क्या करें, अब तो नया ऑडिटर लाना पड़ेगा। या फिर वो इंसान पागल हो गया, या फिर आपने जिस फर्म को अपॉइंट किया था वो फर्म डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया, या फिर उस इंसान ने रिजाइन कर दिया, बोला भाई मैं और आपकी कंपनी का ऑडिट नहीं करना चाहता किसी भी कारण से। तो यानी कि जब आपका टर्म खत्म होने वाला था, आपको अपॉइंट किया गया था 5 साल के लिए, लेकिन उसके पहले ही अगर ऑडिटर आपकी कंपनी से चला जाए, चाहे वो किसी भी वजह से जाए, ठीक है ना, आपको अपॉइंट किया गया था 5 साल के लिए लेकिन उसके पहले ही वो छोड़ के चला गया, या फिर किसी भी वजह से ऑडिटर आपकी कंपनी से बाहर जा चुका है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। तो अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो फिर नए ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या होगा। चलो वापस से बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, कि अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। तो अगर डेथ है, डिसोल्यूशन है या किसी भी अदर वजह से अगर कैजुअल वैकेंसी राइज हुआ तो क्या होगा। तो जिस दिन वो कैजुअल वैकेंसी हुआ, जिस दिन वो इंसान का डेथ हुआ या डिसोल्यूशन हुआ या कुछ भी, तो वहां से नेक्स्ट 30 दिन के अंदर कौन अपॉइंट कर लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वेरी सिंपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला बेटा 30 दिन के अंदर आप अपॉइंट कर लो। और ये इंसान कब तक के लिए रहेगा, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए रहेगा। क्यों, जब अगला एजीएम आएगा तो फिर वहां पे शेयर होल्डर्स लोग अपने मर्जी से अपने हिसाब से कोई इंसान को अपॉइंट कर लेंगे 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये बस टेम्पोररी बेसिस पे आपके यहाँ पे आपको अपॉइंट करना है टिल द नेक्स्ट एजीएम, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी आया है, अगर ये कैजुअल वैकेंसी किसकी वजह से आया, रेजिग्नेशन की वजह से आया, तो क्या होगा। जिस दिन कैजुअल वैकेंसी हुआ था
वहां से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो अपॉइंट करेंगे ही करेंगे। देखो यहाँ पे भी हो रहा था 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे भी 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंट करने के बाद, उसको अपॉइंट करने के बाद अब शेयर होल्डर्स भी क्या करेंगे, उसको अपॉइंट करेंगे। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां पे क्या करेंगे, दे विल ओनली रिकमेंड। अगर डेथ डिसोल्यूशन हो रहा था तो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेते थे, लेकिन रेजिग्नेशन के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ रिकमेंड करेंगे कि भाई साहब आप इसको अपॉइंट कर सकते हो, और फिर उसको फाइनली अपॉइंट कौन करेगा, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स एट एन ईजीएम। मेंबर्स लोग एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला करके उसको अपॉइंट करेंगे, और कितने दिनों के अंदर, 3 मंथ्स। और इसका एरो देखो कहां से शुरू हो रहा है, 30 डेज के बाद से। तो 30 दिन प्लस 3 मंथ्स, ठीक है। अब देखो बेवकूफी मत करना, हर जगह 60 डेज 90 डेज 30 डेज लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मंथ्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे 90 डेज मत लिखना है, यहाँ 3 मंथ्स का मतलब 3 मंथ्स होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट 3 मंथ्स इज नॉट इक्वल टू 90 डेज, ठीक है। डेज एंड मंथ्स का कैलकुलेशन अलग होता है। तो जिस दिन आपका कैजुअल वैकेंसी हुआ वहां से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना था, फिर उसके नेक्स्ट 3 महीने के अंदर कौन अपॉइंट कर लेगा, शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर लेंगे। अगर ये कैजुअल वैकेंसी किसकी वजह से है, रेजिग्नेशन की वजह से, रेजिग्नेशन के अलावा किसी भी रीजन से हो तो सिर्फ डायरेक्टर्स को 30 दिन के अंदर अपॉइंट करना है, दैट्स इट। और ये इंसान भी कब तक के लिए रहेगा, नेक्स्ट एजीएम तक के लिए रहेगा, टेम्पोररी बेसिस पे। ये था नॉन गवर्नमेंट कंपनी में। और सर अगर गवर्नमेंट कंपनी का बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट किया जाता है, चाहे रीजन कुछ भी हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, कुछ भी हो, एनी रीजन, आप इस इंसान को अपॉइंट करोगे, एक ही सेम प्रोसीजर है। जिस दिन आपका कैजुअल वैकेंसी हुआ वहां से 30 दिन के अंदर उसको सीएजी अपॉइंट करेगा, ठीक है। 30 दिन के अंदर उसको सीएजी अपॉइंट करेगा, और अगर सीएजी अपॉइंट नहीं कर पाया, ठीक है, तो कौन अपॉइंट करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट 30 दिन के अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर। देखो जहां गवर्नमेंट कंपनी आएगा वहां पहला अधिकार किसका है, सीएजी का है। और ये इंसान भी कब तक के लिए रहेगा, नेक्स्ट एजीएम तक के लिए रहेगा, टेम्पोररी बेसिस पे। तो चलिए अगर आप एक नॉर्मल कंपनी का भी बात करते हैं, नॉर्मल अपॉइंटमेंट का बात करते हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी अपॉइंट कर रहा था कितने दिनों के अंदर, 180 दिनों के अंदर। जब से साल शुरू हुआ था वहां से 180 दिनों के अंदर। फर्स्ट ऑडिटर का अगर बात किया जाए तो गवर्नमेंट कंपनी में देखो वहां पे भी पहले सीएजी को मौका मिला 60 दिन का। और अगर कैजुअल वैकेंसी का भी बात किया जाए तो वहां पे भी पहले मौका किसको मिला, सीएजी को मिला कि 30 दिन के अंदर आप अपॉइंट कर लीजिए। चलो कैजुअल वैकेंसी के बारे में अगर लिखा जाए तो अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, तो कैसे होगा, इट शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, ठीक है। डायरेक्टर्स लोग 30 दिन के अंदर अपॉइंट कर लेंगे एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी में। बट अगर ये कैजुअल वैकेंसी किसकी वजह से हुई, रेजिग्नेशन की वजह से हुई, देन सच अपॉइंटमेंट शैल आल्सो बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट अ जनरल मीटिंग। तो इस अपॉइंटमेंट को कौन अप्रूव करेगा, कंपनी, मतलब शेयर होल्डर्स भी अप्रूव करेंगे। कितने दिनों के अंदर, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीना कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया वहां से 3 महीने के अंदर कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। और ये इंसान कब तक के लिए रहेगा, होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम, अगली एजीएम तक के लिए इस इंसान को अपॉइंट किया जाएगा। और गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा सर, गवर्नमेंट कंपनी के केस में इट शैल बी फिल्ड बाय द सीएजी विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर कौन अपॉइंट करेगा, सीएजी अपॉइंट करेगा। और अगर सीएजी अपॉइंट नहीं कर पाया, एंड इन केस द सीएजी डज नॉट फिल, देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल फिल विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मौका मिलेगा 30 दिन का। चलो तो बहुत सारा टॉपिक्स अभी तक कवर हो चुका है कि एक ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनीज में ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट ऑडिटर को कितने दिनों के अंदर अपॉइंट करना होता है, जिस दिन कंपनी का जन्म हुआ वहां से 30 दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स नहीं कर पाए तो 90 दिन का समय मिलेगा शेयर होल्डर्स को। कब तक के लिए अपॉइंट होगा, नेक्स्ट एजीएम तक के लिए। गवर्नमेंट कंपनी में 60 + 30 + 60, 60 दिन के अंदर सीएजी अपॉइंट करेगा, नहीं कर पाया तो 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, और वो भी नहीं कर पाया तो 60 दिन के अंदर वापस से शेयर होल्डर्स को समय मिलेगा कि आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। कैजुअल वैकेंसी में क्या होगा सर, कैजुअल वैकेंसी में नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऐसे तो आमतौर पे डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी आया तो 30 दिन के अंदर डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे और उसके नेक्स्ट 3 महीने के अंदर शेयर होल्डर्स उसको अपॉइंट करेंगे। और नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी के अंदर में चाहे वो रेजिग्नेशन हो चाहे कोई भी कारण हो, उसको अपॉइंट करेगा कौन, सीएजी अपॉइंट करेगा 30 दिन के अंदर। और अगर सीएजी अपॉइंट नहीं कर पाया तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मौका मिलेगा कि आप अपॉइंट करिए अगले 30 दिन के अंदर। अब इसके बाद सेक्शन 139 का
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। अब ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का? तो आपने ऐसा हमने शुरुआत में पढ़ लिया था कि एक ऑडिटर जो होता है ना सर, वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, एक ऑनेस्ट पर्सन होता है, जिसका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, अगर मेरा आपके साथ किसी भी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी रिश्ता जुड़ जाए तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑनेस्ट तरीके से अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, मैं शायद आपके मिस्टेक्स को छुपा लूंगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना कि एक ऑडिटर को जो अपॉइंट किया जाता है ना सर, 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, आप अगर अपनी लाइफ में पहली बार किसी राशन की दुकान पे गए कुछ सामान खरीदने के लिए, तो आपका उस इंसान से कोई जान पहचान नहीं है, तो वो आपके लिए कोई फेवर नहीं करेगा। ठीक है, आपको उधार में सामान नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसके पास रेगुलर बेसिस पे जाते हो तो आप दोनों के बीच में एक रिश्ता डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हो कि भाई वो आपको स्पेशल बेनिफिट देगा और वो भी आपके प्रति थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है। तो वही बात आ रहा है ऑडिटर्स के बारे में भी कि भाई जब ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया था तब तो उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो हर साल कंपनी में जा रहा है सर, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो रेगुलर बेसिस पे जाने की वजह से हो सकता है कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कुछ रिलेशन डेवलप हो जाए। ठीक है, तो फेवरेटिज्म आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो शायद वो अपना काम ठीक से करने के लायक ना रहे। तो यहां पे बोला कि बेटा हम ऐसा नौबत आने ही नहीं देंगे। ठीक है, जैसे ही उसका 5 साल खत्म होगा तो फिर हम कंपनी को कह देंगे कि बेटा इस इंसान को टाटा बाय बाय बोल दीजिए, आप दूसरे इंसान को ढूंढ के लाइए। ठीक है, आप इस इंसान को टाटा बाय बाय बोल दीजिए, आप दूसरे इंसान को ढूंढ के लाइए, अब सेम इंसान से आप दोबारा ऑडिट मत करवाइएगा। ठीक है, तो आपने 5 साल के लिए एक इंसान को अपॉइंट किया, आप उसके बाद दूसरे इंसान को ढूंढ के लाइए, आप रोटेशन करवा दीजिए। रोटेशन का मतलब यही हुआ कि एक इंसान जो आपके यहां पे था आप उसको वापस भगा दीजिए, उसकी जगह पे दूसरा इंसान ढूंढ के लाइए। तो रोटेशन का रिक्वायरमेंट क्या सर हर कंपनी में होता है? क्या छोटी छोटी कंपनीज में भी रोटेशन का रिक्वायरमेंट होता है? आंसर इज नो। छोटी छोटी कंपनीज में एक ही इंसान 10 साल 15 साल 20 साल लगातार ऑडिट करे, कोई दिक्कत नहीं है। रोटेशन का रिक्वायरमेंट कहां है सर? बड़ी बड़ी कंपनीज में है, जैसे लिस्टेड कंपनीज। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है तो सर वही कॉन्सेप्ट कि अगर आप लिस्टेड हैं तो फिर आपके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आपका कैपिटल कितना है, आपका टर्नओवर कितना है, आपका लोन्स वगैरह कितना है, मुझे देखने का जरूरत नहीं है। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो यहाँ पे रोटेशन आपको करना ही पड़ेगा, मतलब कि कुछ साल काम करवाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑडिटर को बाहर निकालना पड़ेगा कि भाई साहब आप जाइए, हम दूसरा इंसान ढूंढ के लाएंगे। तो लिस्टेड कंपनी में देयर इज नो लिमिट। अगर आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए क्या बोला गया कि आपका कैपिटल कितना होना चाहिए सर? कम से कम 10 करोड़ कैपिटल होना चाहिए। तो फिर आपको भी क्या करना पड़ेगा? रोटेशन करवाना पड़ेगा। या फिर अगर आप एक ऐसा प्राइवेट कंपनी है तो देखो 177 प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन रोटेशन का प्रोविजंस प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। प्राइवेट कंपनी है तो यहां पे क्या बोला, आपका पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 50 करोड़। अगर आपका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है तो आपको भी रोटेशन करवाना पड़ेगा, अपने ऑडिटर को निकालना पड़ेगा, दूसरे ऑडिटर को लाना पड़ेगा। एंड एनी अदर कंपनी मतलब सर ना तो मैं लिस्टेड हूं, ना ऐसा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिसका 10 करोड़ का कैपिटल है, सर मेरा कैपिटल तो 2 करोड़ का है। या फिर मैं ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी नहीं हूं जिसका कैपिटल 50 करोड़ है, मतलब कि मैं ऐसा कंपनी हूं जो इन 3 क्राइटेरियाज में फॉल नहीं करता, मगर मेरा लोन्स कितना लिया हुआ है? 50 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन लिया हुआ है, तो मेरे को भी रोटेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि सर या तो मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हूं तो रोटेशन करवाना ही पड़ेगा, या फिर एक ऐसा कंपनी जिसका कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है उसको भी रोटेशन कराना पड़ेगा, या प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है उसको भी कराना पड़ेगा, या ऐसा कंपनी जिसका कैपिटल तो 10 करोड़ से नीचे है या 50 करोड़ से नीचे है लेकिन उसका लोन्स कितना है सर? 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसको भी कराना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ है एक्सेप्ट ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, मतलब कि सर अगर किसी 1 पर्सन कंपनी या स्मॉल कंपनी का लोन्स 50 करोड़ रुपया भी है, ठीक है ना सर, 1 पर्सन कंपनी या स्मॉल कंपनी का लोन वगैरह अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा भी है तो उसको रोटेशन का जरूरत नहीं है भाई, छोटा मोटा बच्चा है उसका जान मत लीजिए। ठीक है, ओपीसी और स्मॉल कंपनीज के ऊपर रोटेशन का प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, और होता किसके ऊपर है सर? या तो लिस्टेड कंपनीज या ऐसा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका 10 करोड़ का कैपिटल है, या प्राइवेट कंपनी जिसका 50 करोड़ का कैपिटल है, या फिर ऐसा कोई भी कंपनी जिसका लोन्स वगैरह कितना है? 50 करोड़ का। चलिए, अब रोटेशन के अंदर में बात क्या हुआ कि सर ऑडिटर ना 2 तरीके का हो सकता है, या तो इंडिविजुअल या तो
फर्म। ये हम लोग सीख चुके हैं कि ऑडिटर दो तरीके के होते हैं, या तो इंडिविजुअल या तो फर्म। तो अगर आप ऐसा बड़ा बड़ा कंपनी से क्राइटेरिया में फॉल करते हो, लिस्टेड हो या फिर 10 करोड़ का कैपिटल है, 50 करोड़ का कैपिटल है, 50 करोड़ का लोन है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? अगर आपने विक्रम अग्रवाल को अपॉइंट किया था, कि इंडिविजुअल इंसान को अपना ऑडिटर बनाया था, तो उस इंडिविजुअल इंसान के साथ आपको कैसा ट्रीटमेंट करना है? आप उसको एक बार अपॉइंट कर लीजिए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। फिर आप उसको अपने कंपनी से बाहर निकालिए, कम से कम कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये क्या हो गया? कूलिंग पीरियड बोलते हैं इसको, कि भाई अगले 5 साल तक वो आपकी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। मतलब सर ये 5 साल खत्म होने के बाद क्या दोबारा विक्रम अग्रवाल को बना सके? बोले यस, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये नेक्स्ट 5 साल, ठीक है, वो आपकी कंपनी से दूर रहेगा, तो आपके बीच में जो रिश्ता डेवलप हुआ था वो खत्म हो जाएगा। ठीक, सरकार ये कहती है। तो अगर आप अपॉइंट करना चाहते हो किसी इंडिविजुअल इंसान को, तो आप उसको एक बार अपॉइंट करोगे, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, और वो 5 साल खत्म होने के बाद एक कूलिंग पीरियड आएगा बीच में। ठीक है, कूलिंग पीरियड मतलब कि उस 5 साल के लिए विक्रम अग्रवाल आपकी कंपनी का ऑडिट नहीं करेगा। तो सर क्या किसी दूसरी कंपनी का भी नहीं कर सकता? बोला भाई दूसरी कंपनी का तो करेगा यार, तुम्हारी कंपनी का नहीं करेगा। अगर विक्रम अग्रवाल, बात करते हैं विप्रो का, विप्रो में विक्रम अग्रवाल ऑडिटर था और 5 साल खत्म हो चुका है, तो विक्रम अग्रवाल अगले 5 साल तक ये जो कूलिंग पीरियड है विप्रो का ऑडिट नहीं करेगा। भाई पूरी दुनिया के लिए डिस्क्वालीफाइड थोड़ी हो गए। विप्रो में मेरा जान पहचान था, मैं विप्रो का ऑडिट दोबारा नहीं करूंगा। रिलायंस का तो कर सकता हूं, इन्फोसिस का तो कर ही सकता हूं। ठीक है, तो जिस कंपनी में मैं ऑडिट करता था, सेम कंपनी का ऑडिट में दोबारा नहीं करूंगा, अदर कंपनीज का तो करूंगा। अच्छा, अगर आपने किसी फर्म को अपॉइंट किया था, तो फर्म के लिए क्या बोला गया कि आप उसको एक बार अपॉइंट करिए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल खत्म हुआ, चलिए उसको दोबारा अपॉइंट करिए 5 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। मतलब कि एक फर्म को आप कितनी बार अपॉइंट कर सकते हो? 2 बार अपॉइंट कर सकते हो लगातार। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा। कितना? इसको भी बोलेंगे भैया 5 साल, अब हम आपको अपॉइंट नहीं करेंगे। ये 5 साल के बाद क्या अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ सर, वापस से करेंगे ना 5+5 के लिए। फिर 2 बार अपॉइंट कर सकते हैं, फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड। तो ये फर्म के लिए क्या बोला गया कि इंडिविजुअल को एक बार अपॉइंट करोगे और घर पे बैठा दोगे, और फर्म को 2 बार अपॉइंट कर सकते हो 5-5 साल के लिए। किसी फर्म ने लगातार 10 साल के लिए अपॉइंट कर लिया, चलेगा? नहीं सर, आप लगातार 10 साल नहीं कर सकते हो। 5 साल, फिर 5 साल, उसके बाद आपको कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा। उसको घर पे बैठने के लिए बोलना पड़ेगा कि बेटा अब आप घर पे बैठो, अब आप घर पे शांत रहो, या दूसरी किसी कंपनी का ऑडिट करो। करेक्ट। तो अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि किस तरीके की कंपनी में रोटेशन का रिक्वायरमेंट होता है, और अगर रोटेशन होता है तो इंडिविजुअल ऑडिटर के लिए कैसे होगा, और एक फर्म के लिए रोटेशन कैसे होगा। ये सारा प्रोविजन हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस दिया हुआ है, उन स्पेशल केसेस के ऊपर में भी अपने को नजर डालना है। इसे यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन पार्टनर्स, फिर अपने सामने एक है सेम नेटवर्क और ब्रांड, और एक अपने सामने है रिजाइन एंड ज्वाइन। अब ये क्या हुआ समझिए। मान लेते कि हमारे सामने एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है? विप्रो लिमिटेड। ठीक है, और हमारे सामने 2 पार्टनरशिप फर्म्स है। एक का नाम क्या है? एबीसी एंड कंपनी, और एक दूसरी फर्म का नाम क्या है? सीडीजी एंड कंपनी। ठीक है, तो हमारे सामने 2 फर्म्स है, एबीसी एंड कंपनी और सीडीजी एंड कंपनी। ये दोनों ही फर्म्स क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फर्म है। ये दोनों ही फर्म्स किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पे एक मिस्टर सी है। मिस्टर सी एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो इन दोनों फर्म्स में क्या था? पार्टनर था। मिस्टर सी एबीसी का भी पार्टनर था और सीडीजी का भी पार्टनर था। अब विप्रो कंपनी का ऑडिट पहले किसने किया? पहले एबीसी एंड कंपनी ने किया 5 इयर्स प्लस 5 इयर्स के लिए। ठीक है, तो भाई 10 साल एबीसी आपका ऑडिट कर चुका है। अब मिस्टर सी ने सोचा यार क्या करे, एबीसी एंड कंपनी तो 10 साल ऑलरेडी कर चुकी है ऑडिट, ये फर्म ने ऑलरेडी 2 बार ऑडिट कर लिया, अब तो ये दोबारा कर नहीं सकती है। तो इसने क्या किया? इसने विप्रो को बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप एक बार करो, एक काम करो, आप सीडीजी को अपॉइंट कर लो। ठीक है, वहां पे तो मैं ही हूं, आप उसको अपॉइंट कर लो। ठीक, तो अब देखो यहां पे अगर ऐसा काम हो जाए ना, तो फिर ये कानून के साथ खिलवाड़ करना हो गया। कानून का इंटेंशन हमेशा समझने की कोशिश करना चाहिए कि भाई वहां पे कोई कॉमन पार्टनर्स भी नहीं रहने चाहिए। हमें उन लोगों से दूरी बनाए रखना है जो पुरानी फर्म में थे। तो अगर आउटगोइंग फर्म में और इनकमिंग फर्म में कॉमन पार्टनर्स है, तो फिर याद रखना कि आप आउटगोइंग फर्म को तो अपॉइंट कर ही नहीं सकते। जो फर्म ऑलरेडी 10 साल ऑडिट कर चुका है आपका, जो ऑलरेडी 2 बार ऑडिट कर चुका है, आप उसको दोबारा तो अपॉइंट कर नहीं सकते। आप इस सीडीजी को भी अपॉइंट नहीं कर पाओगे। क्यों सर? उसमें उसी पुराने फर्म के पार्टनर काम करते हैं। ठीक, तो अगर कॉमन पार्टनर्स है 2 फर्म्स के बीच, तो वो जो 5 साल का कूलिंग पीरियड है वो सिर्फ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि उस दूसरी फर्म के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। वो दूसरी वाली फर्म भी अगले 5 साल तक आपका ऑडिट नहीं कर सकती। इट इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है? सेम नेटवर्क या फिर सेम ब्रांड।
अब यहाँ पे हमारे सामने दो पार्टनरशिप फर्म है, ABC और XYZ। तो ABC के 3 पार्टनर्स है ABC, और XYZ के 3 पार्टनर्स है XYZ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई कॉमन पार्टनर नहीं है, ठीक है। पहले विप्रो का ऑडिट किसने किया? ABC ने किया, 5+5 2 बार उसने ऑडिट किया हमारा। अब विप्रो का ऑडिट कौन करना चाहता है? XYZ ऑडिट, उसका ऑडिट करना चाहता है। बट सर एक सेकंड रुकिए, ये ऊपर में क्या लिखा हुआ है? एक ग्रुप है और ABC और XYZ दोनों एक सेम ग्रुप का हिस्सा है। मान लेते हैं कि जिससे एक ऑडिटर है, अगर आपने सुना होगा नाम KPMG, ठीक है। तो KPMG एक बहुत बड़ा ऑडिट फर्म है और ये ऑडिट फर्म अलग अलग कंपनीज का ऑडिट अलग अलग नाम से करती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले उसने विप्रो का ऑडिट किया, किस नाम से? ABC के नाम से उसने 2 बार ऑलरेडी ऑडिट किया हुआ है। अब उसको पता है कि भाई मैं सेम नाम से दोबारा ऑडिट नहीं कर सकता हूँ, मैं 3 बार ऑडिट नहीं कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया? बोला कि बेटा XYZ जाओ, इस बार तुम चले जाओ, ठीक। लेकिन घूम फिर के कहानी तो ये आया कि ये दोनों ही किसके अंडर में है? उसी सेम ग्रुप के अंडर में है। और इस KPMG का ABC और XYZ इन दोनों के ऊपर कंट्रोल है। तो विप्रो जो है वो पहले भी KPMG के कंट्रोल में ऑडिट हो रहा था और आज भी KPMG के कंट्रोल में ऑडिट हो रहा है। तो ये भी अलाउड नहीं है। आपके अंदर कॉमन पार्टनर्स नहीं है, लेकिन आप लोग दोनों एक कॉमन ग्रुप का हिस्सा है। बात समझना कि कॉमन पार्टनर्स नहीं है, लेकिन आप लोग दोनों एक कॉमन ग्रुप का हिस्सा है। ABC जो है वो भी किसके कंट्रोल में? KPMG के, और XYZ भी किसके कंट्रोल में? KPMG के। तो फिर बेटा अगर ABC को हम लोग ने 10 साल के बाद ऑडिट करने से इनकार कर दिया कि आप मत करिए ऑडिट, तो XYZ भी उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों में पार्टनर्स क्या है? कॉमन नहीं, सॉरी पार्टनर्स कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों सेम ग्रुप का हिस्सा है, सेम ब्रांड का हिस्सा है, सेम नेटवर्क का हिस्सा है। तो ये भी आपका ऑडिट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा क्या लिखा है? रिजाइन एंड ज्वाइन। तो अब अपने सामने दो ऐसा फर्म है, ABC एंड कंपनी और XYZ। तो सर यहाँ पे नजर आ रहा है कि इनके 3 पार्टनर्स है ABC और इसके 3 पार्टनर्स है XYZ। तो कॉमन पार्टनर्स नहीं है और ये दोनों किसी कॉमन ग्रुप का हिस्सा भी नहीं है, ठीक है। ना ही कॉमन पार्टनर्स है, ना ही कॉमन ग्रुप है। मगर हुआ क्या कि सर पहले विप्रो को ऑडिट किया ABC एंड कंपनी ने, 5+5 2 बार ऑडिट किया। अब तीसरी बार जब ऑडिट करना था तो विप्रो ABC को तो अपॉइंट कर नहीं सकता, भाई 2 बार अपॉइंट कर चुका है। अब किसको अपॉइंट करना चाहता है? XYZ को, ठीक। तो बोला गया कि आप XYZ को भी अपॉइंट मत करिए। क्यों नहीं करिए? सर क्या दोनों में कॉमन पार्टनर्स है? नहीं। क्या एक ही ब्रांड के अंदर? बोला नहीं। मगर सर ये जो मिस्टर B है, जो पहले ABC का हिस्सा हुआ करता था, इसने क्या किया? इसने पुरानी फर्म से रिजाइन कर दिया और इसने XYZ को ज्वाइन कर लिया। सर मैंने वहां रिजाइन किया और यहां ज्वाइन कर लिया, तो सर बात तो घूम फिर के वहीं आया कि कॉमन पार्टनर्स आ गए, ठीक है। तो कोई इंसान अगर एक जगह पे रिजाइन करके दूसरी जगह ज्वाइन कर ले, तो जहां पे उसने ज्वाइन किया है वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये पहले और तीसरे केस में क्या डिफरेंस है? सर यहाँ पे C जो है ना वो पहले से इन दोनों का पार्टनर था, वो पहले से दोनों जगह पे पार्टनर था। और यहाँ पे क्या है कि पहले मैं इसका पार्टनर था, मैंने इसको रिजाइन किया, दूसरे में ज्वाइन कर लिया, तो ये उनका डिफरेंस हुआ। और यहाँ पे क्या कॉमन पार्टनर्स नहीं है, लेकिन ये दोनों एक ही ग्रुप का हिस्सा है। तो अगर ABC को हमने ऑडिट करने नहीं दिया तो हम XYZ को भी ऑडिट करने नहीं दे सकते, बिकॉज यहाँ से किसी पार्टनर ने रिजाइन किया, दूसरे फर्म में उसने ज्वाइन किया। तो ये स्पेशल केसेस आपको याद रखना है रोटेशन के बारे में। तो रोटेशन का भी जो प्रोविजन है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। रोटेशन कहाँ एप्लीकेबल होता है, फर्म्स के ऊपर क्या प्रोविजन है, इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या प्रोविजन है, और इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस भी हमने देखा। तो चलिए इसके अंदर में भी क्या चीज़ लिखा हम लोग देख लेते हैं। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, नो लिस्टेड कंपनी, देखो लिस्टेड कंपनी और सच अदर क्लासेस ऑफ कंपनीज एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, या अदर क्लासेस, और ये अदर क्लास ऑफ कंपनी क्या है? एक्सक्लूडिंग OPC एंड स्मॉल कंपनीज। मैंने बोला कि रोटेशन किस पे एप्लीकेबल नहीं है? OPC और स्मॉल कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो OPC और स्मॉल कंपनी को छोड़ के ऐसा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, का कैपिटल कितना है? 10 करोड़ या उससे ज्यादा, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है? सब 50 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर ऐसा कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल बिलो द थ्रेशोल्ड, मतलब इनका कैपिटल 10 करोड़ के नीचे है या 50 करोड़ के नीचे, लेकिन बट हैविंग पब्लिक बोरोइंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा ऑफ 50 करोड़ और मोर। तो इनका लोन वगैरह लिया हुआ, डिपॉजिट लिया हुआ कितना? 50 करोड़ या उससे ज्यादा का, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ बात हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रोटेशन कहाँ एप्लीकेबल होता है? सर लिस्टेड कंपनीज पे, नहीं तो पब्लिक कंपनीज जिसका 10 करोड़ का कैपिटल है, प्राइवेट कंपनीज का 50 करोड़ का कैपिटल, या फिर लोन लिया हुआ है किसी भी कंपनी का 50 करोड़ रुपए तक का, और एक्सेप्ट OPC और स्मॉल कंपनी एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। अब ध्यान देना कि सेक्शन 177 में हमने जो पढ़ा था,
तो वहां पे कैपिटल, टर्नओवर और लोन्स तीनों क्राइटेरिया था। वहां पे टर्नओवर का भी एक क्राइटेरिया था, लेकिन यहां टर्नओवर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। चलिए इसके अलावा क्या लिखा हुआ है कि ऐसी कंपनीज, नो लिस्टेड कंपनीज और अदर कंपनीज शेल अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल फॉर मोर देन वन टर्म। एक इंडिविजुअल को आप एक से ज्यादा बार अपॉइंट नहीं करेंगे, और ये एक टर्म कितना का होगा, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, लगातार 5 साल बस। एंड एन ऑडिट फर्म फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो एक इंडिविजुअल को आप एक बार अपॉइंट कर सकते हैं मैक्सिमम 5 साल के लिए, और एक फर्म को आप मैक्सिमम 2 बार अपॉइंट कर सकते हैं 5 साल प्लस 5 साल के लिए। फिर लिखा है कूलिंग पीरियड, एन इंडिविजुअल हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म। एक इंडिविजुअल ने जब अपना 5 साल पूरा कर लिया, एक बार वो अपॉइंट हो चुका है, एंड ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, फिर उसको दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता इन द सेम कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो आप उसी कंपनी में दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते अगले 5 साल तक के लिए। एंड इन केस ऑफ एन ऑडिट फर्म, जिसने अपना टर्म पूरा कर लिया, मतलब 5 साल प्लस 5 साल पूरा हो चुका है, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन द सेम कंपनी फॉर 5 ईयर्स। तो उसको भी अगले 5 साल तक के लिए हम लोग अपॉइंट नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअल को भी 5 साल का कूलिंग पीरियड और फर्म को भी 5 साल का कूलिंग पीरियड, ठीक है ना। अब लिखा फर्म्स हैविंग कॉमन पार्टनर्स, कि ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर टू द अदर ऑडिट फर्म हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड। जिस फर्म का टेन्योर एक्सपायर हुआ है, खत्म हुआ है, अगर आपके फर्म में कोई कॉमन पार्टनर है उस फर्म के साथ, मतलब आउटगोइंग और इनकमिंग फर्म में अगर कोई कॉमन पार्टनर है, then it shall also not be appointed in the same company for a period of 5 years। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे और क्या लिखा हुआ है, सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स, द इनकमिंग ऑडिटर shall not be eligible if such auditor is associated with the outgoing auditor under the same network or of audit firms। अगर इनकमिंग फर्म आउटगोइंग फर्म के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, सर कॉमन पार्टनर्स तो नहीं है, लेकिन दोनों सेम नेटवर्क का हिस्सा है, जैसे हमने केपीएमजी का एग्जांपल लिया, ठीक है, दोनों सेम नेटवर्क का हिस्सा है, तो उसको भी आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते, अपॉइंट नहीं कर सकते। मीनिंग ऑफ सेम नेटवर्क क्या होता है, सर सेम नेटवर्क मीन्स फर्म्स ऑपरेटिंग अंडर द सेम ब्रांड नेम या ट्रेड नेम और कॉमन कंट्रोल। फिर रिजाइन एंड ज्वाइन का प्रोविजंस, इफ अ पार्टनर हु इज इंचार्ज ऑफ एन ऑडिट फर्म, मान लो कि एबीसी का इंचार्ज था मिस्टर ए या मिस्टर बी, हमने एग्जांपल में लिया था, एंड ऑल्सो सर्टिफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो ऑडिट वगैरह किया भी किसने था, मिस्टर बी ने ही ऑडिट किया था, और खुद मिस्टर बी क्या कर रहा है, ही रिटायर्स फ्रॉम द सेड फर्म एंड ज्वाइंस अनदर फर्म। उसने एबीसी को छोड़ दिया और XYZ को ज्वाइन कर लिया, तो फिर XYZ को भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। एंड सच अदर फर्म शैल ऑल्सो बी इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो उसको भी 5 साल तक अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एबीसी के अंदर में 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। मिस्टर बी ने ऑडिट भी किया था और इस फर्म का हिस्सा भी था, और मिस्टर बी अब XYZ में जा रहा है, तो फिर XYZ को भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। ये चीज यहां पे लिखा हुआ है। चलो इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है रोटेशन से रिलेटेड, रिमूवल और रेजिग्नेशन। चलिए आप तो 5 साल के बाद उसको निकाल दोगे, ठीक है, पर अगर ऑडिटर का दिल चाहे तो उसके पहले वो छोड़ के जा भी सकता है। 5 साल नहीं हुआ उसके पहले भी छोड़ के जा सकता है। मान लो कि कोई ऑडिटर 3 साल में ही छोड़ के चला गया, रिजाइन कर दिया उसने, ठीक, और 6 महीने के बाद आया, बोला भैया गलती हो गया था, दोबारा रख लीजिए। ठीक है, मैं 5 साल तो रह सकता था ना, मैं 3 साल में मैं छोड़ के चला गया था, दोबारा रख लीजिए। तो क्या रख पाएंगे? आंसर इज नो। एक बार आप छोड़ के चले गए, एक बार आपने कंपनी छोड़ दिया, तो कूलिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। 5 साल तक आप कंपनी को अपना शक्ल मत दिखाइएगा, ठीक है। कंपनी चाहे तो उसको पहले निकाल भी सकता है। नथिंग शैल प्रिजुडिस द राइट ऑफ द कंपनी टू रिमूव और द राइट ऑफ द ऑडिटर टू रिजाइन। भाई 5 साल के बाद ही जाओगे ऐसा नहीं है, 5 साल के पहले भी आप जा सकते हो। फिर लिखा इंट्रा फर्म रोटेशन और जॉइंट ऑडिट। अब इंट्रा फर्म रोटेशन क्या हुआ? इंट्रा फर्म रोटेशन मतलब कि ये और भयानक लेवल का रोटेशन है। तो हमारे पास जो फर्म था ना एबीसी, चलिए हमने इसको अपॉइंट किया कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो अब एबीसी हमारे यहाँ पे 5 साल ऑडिट करने के लिए आएगा। मतलब कौन आएगा? सर इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। हो सकता है कि मिस्टर ए ने लगातार 5 साल ऑडिट कर दिया या मिस्टर बी ने ऑडिट कर दिया, मगर अब इस कंपनी ने, ठीक है, विप्रो ने क्या बोला कि बेटा अगर मिस्टर ए लगातार हर साल आएगा तो फिर उसका रिश्ता डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करिए कि एबीसी के अंदर भी पहले 2 साल कौन ऑडिट करेगा? मिस्टर ए, अगले 2 साल मिस्टर बी, और अगले 2 साल या अगले 1 साल मिस्टर सी। ठीक है, तो फर्म सेम है। देखो 5 साल ऑडिट कौन कर रहा है? एबीसी, लेकिन पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं।
कि भाई 2 साल ये वाला पार्टनर करेगा, 2 साल ये पार्टनर करेगा, 1 साल ये पार्टनर करेगा, तो इस तरीके का रेजोल्यूशन भी कंपनी पास कर सकती है। क्या लिखा हुआ है? मेंबर्स में रिजॉल्व, कंपनी के शेयर होल्डर्स एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं दैट इन द ऑडिट फर्म के अंदर भी ऑडिटिंग पार्टनर्स एंड हिज टीम शैल बी रोटेटेड, कि जो इंसान ऑडिट करने के लिए आता था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आता था हमारे पास, वो अपनी टीम को जो लेके आता था उसको भी रोटेट करिए। अब अगले साल वो नहीं आएगा, कोई और आएगा, ठीक। और द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, मोर देन वन ऑडिटर मतलब ये हो गया जॉइंट ऑडिट, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, अपने अंदर 2 लोगों से ऑडिट करवाती है। तो जैसे रिलायंस ने क्या बोला कि भाई हम अपना ऑडिट ABC और XYZ दोनों से करवाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक इंसान 2 लोगों से ऑडिट करवा रहा है, आधा काम ये करेगा, आधा काम वो करेगा, तो और इंडिपेंडेंस बढ़ेगा। अब लिखा हुआ मैनर ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन कैसे होगा भाई, आप इसको निकालोगे तो जो नया आदमी आएगा कौन आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द मैनर इन विच कंपनीज शैल रोटेट। और मैनर क्या होता है, जैसा हमने अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर पढ़ा था ना कि ऑडिट कमेटी होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा, भाई सेम प्रोसीजर लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? रिकमेंडेशन बाय ऑडिट कमेटी। Audit committee shall recommend to the board. Audit committee shall recommend to the board the name of the individual or audit firm who may replace the incumbent auditor. जो इंसान जाने वाला है, incumbent auditor कौन? जो जाने वाला है। तो जो जाने वाला है उसको रिप्लेस कौन करेगा, इसका नाम कौन रिकमेंड करेगा? ऑडिट कमेटी रिकमेंड कर देगी। अब यहाँ लिखा हुआ है रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन इनको अपॉइंट तो कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स। तो इफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, अगर कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट थी, देन बोर्ड शैल कंसिडर द रिकमेंडेशन। तो फिर ऑडिट कमेटी ने जिस इंसान को रिकमेंड किया, डायरेक्टर्स उसको देखेंगे और शेयर होल्डर्स के सामने पेश करेंगे। एंड इन अदर केस, जहां पे ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे बोर्ड शैल इटसेल्फ कंसिडर एंड मेक इट्स ओन रिकमेंडेशन टू द मेंबर्स। बात समझ में आ रहा है कि अगर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है तो ऑडिट कमेटी ने जिसको रिकमेंड किया, डायरेक्टर्स उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे और शेयर होल्डर्स के सामने पेश करेंगे। और ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो डायरेक्टर्स खुद से एनालाइज करेंगे और शेयर होल्डर्स के सामने पेश करेंगे। तो दिस इज द मैनर, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे रूल्स वगैरह तो हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे 2-4 चीज और देखना अपने को। रोटेशन भी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है लास्ट अपने सामने, क्या? रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। तो जिस इंसान का 5 साल का टर्म खत्म हो चुका है, क्या उसको दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है? आंसर इज यस। भाई 5 साल खत्म हुआ है, दोबारा करिए, फिर करिए, करते जाइए। हर 5-5 साल में एक इंसान को 40-50 सालों तक अपॉइंट कर सकते हैं। ये जो सर थोड़ा छोटा बहुत कंपनीज है ना सर, लिस्टेड कंपनीज या 10 करोड़ का कैपिटल, 50 करोड़ का कैपिटल, 50 करोड़ का लोन, तो ऐसा कंपनी में आपको दिक्कत है कि आप रोटेशन करवाइए। बट एक नॉर्मल कंपनीज में जो ऐसा क्राइटेरिया में फॉलो करता ही नहीं है, क्या वो दोबारा अपॉइंट कर सकता है? बोलता हाँ सर कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे लिखा रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, इज इट पॉसिबल? आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल, ठीक है। और क्या बोला गया कि 3 चीजों का ध्यान रखिएगा खाली, कि वो क्या नहीं होना चाहिए? डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। जिस साल वो आपकी कंपनी से रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। डिस्क्वालिफाइड हो गया मतलब अगर रोटेशन का प्रोविजंस एप्लीकेबल था तो 5 साल के बाद आप उसको चाह के भी रीअपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। 5 साल के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसके ऊपर कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल हो जाएगा। तो भैया ऐसा आदमी को आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो रिटायरिंग ऑडिटर जो है आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। तो आप ऐसे रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं जो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ठीक है। तो इसको दोनों तरफ से समझ सकते हैं कि अगर आप डिस्क्वालीफाइड हैं, भाई कूलिंग पीरियड लगा हुआ है, तो फिर कैसे अपॉइंट करें, और जो डिस्क्वालीफाइड नहीं है उसको तो अपॉइंट कर ही सकते हैं। नॉट गिवन नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस, मतलब कि 5 साल खत्म होने के बाद उस ऑडिटर ने कंपनी को चिट्ठी लिखा कि भाई साहब मैं और आगे आपकी कंपनी को ऑडिट नहीं करना चाहता, तो फिर कैसे रीअपॉइंट करेंगे? वो तो कहता है कि वो करेगा ही नहीं, ठीक। और अगर उसने ऐसे कोई चिट्ठी नहीं लिखा है कि भाई मैं रीअपॉइंट नहीं होना चाहता ऐसा वैसा, फिर तो कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहाँ बोला कि मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। अगर उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया, तब तो नहीं कर सकते। नॉट पास्ट स्पेशल रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग सम अदर ऑडिटर, चलिए एनुअल जनरल मीटिंग में अगर आपने ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पास करके किसी दूसरे इंसान को अपॉइंट कर लिया, ठीक, तो फिर पुराने वाले को कैसे करेंगे? करेक्ट। नॉट पास्ट अ स्पेशल रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग सम अदर पर्सन, आपने ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पास करके किसी दूसरे इंसान को अपॉइंट कर लिया, तो पुराने वाले को नहीं कर सकते।
और अगर आपने अभी तक पुराने वाले के लिए आपने किसी नए इंसान का रेजोल्यूशन पास नहीं किया है, नॉट पास्ट अ स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर आपने अभी तक ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया है तो आप पुराने वाले को अपॉइंट कर सकते हो। या फिर और एक लिखा हुआ है, और प्रोवाइडिंग नॉट टू रीअपॉइंट, आपने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया कि हम पुराने वाले को तो अपॉइंट नहीं करेंगे भाई, दुनिया में किसी को भी कर ले, उस पुराने वाले को नहीं करेंगे, तो फिर उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं किया, नॉट पास, तब तो आप रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सा चीज है, कंफ्यूज करता है खाली कि आप क्या सर जो इंसान छोड़ के जा रहा है उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। कंडीशंस क्या है, पहला वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, भाई कूलिंग पीरियड लगाओ तो कैसे करोगे। दूसरा, उसने खुद अनविलिंगनेस नहीं जताया, ठीक है ना, उसने खुद अनविलिंगनेस नहीं जताया, उसने ही लिख दिया चिट्ठी कि भाई मैं दोबारा काम नहीं करना चाहता, मैं घर पे आराम करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे। तीसरा, खुद अगर आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स ने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया कि भाई हम दुनिया में कुछ भी कर ले इसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे, तो कैसे होगा। या फिर उन्होंने ऑलरेडी किसी दूसरे को अपॉइंट कर लिया, तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो क्या पुराना ऑडिटर जो छोड़ के जा रहा है दोबारा आ सकता है, बोला हाँ सर आ सकता है, अगर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो, अगर उसने अनविलिंगनेस नहीं जताया है तो, या फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया है कि भाई किसी और को अपॉइंट करे या फिर इसको अपॉइंट नहीं करना है, तो फिर आप उस पुराने वाले को भी रीअपॉइंट कर सकते हो। A retiring auditor may be reappointed if he is not disqualified, not given the company notice in writing of his unwillingness, या फिर a special resolution has not been passed by the company appointing some other auditor or providing that he shall not be reappointed। बहुत सिंपल सा चीज। कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर, अब ये क्या है, देखिए हमको पता है अच्छे से कि एक इंसान कब तक के लिए अपॉइंट होता है, एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए अपॉइंट होता है। मान लो कि 6th AGM तक के लिए एक इंसान अपॉइंट हुआ, ठीक, और ये मीटिंग जैसे ही खत्म होता भाई विक्रम अग्रवाल को कंपनी छोड़ के जाना पड़ता। मगर परेशानी क्या हुआ कि जो 6th AGM है यहाँ नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाया, ठीक है, यहाँ नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाया, किसी भी वजह से नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाया, और शेयर होल्डर्स ने बोला कि 1 महीने के बाद दोबारा मीटिंग रखेंगे, ठीक है, तो ये AGM क्या हो गई, एडजॉर्न हो गया, भाई 1 महीने बाद दोबारा मीटिंग रखेंगे ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। तो ये 1 महीने के दौरान कंपनी का ऑडिट कौन करेगा, कौन कंपनी का ऑडिटर रहेगा, बोला सर यही इंसान कंटिन्यू करेगा, जो इंसान 6th AGM में जाने वाला था वही एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही आपका कंटिन्यू करेगा। कब तक, वो जो नेक्स्ट मीटिंग है ना सर, जहां तक कि नया ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया गया वहीं तक बस, ठीक, जैसे नया ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया जाएगा आप छोड़ के चले जाइएगा। तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि अगर किसी मीटिंग में वेयर एट एनी AGM ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड, ठीक है, नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड, एंड द एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर, ठीक, ही शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कब तक, जब तक नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक आप ही कंटिन्यू करिए। और क्या लिखा हुआ है, where a company is required to constitute audit committee, all appointments including casual vacancy etc shall be made after taking into account the recommendations of such committee। फिर चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर हो, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी हो, हर जगह पे आपको ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशंस को कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का सेक्शन 139 खत्म हुआ। 5 से 6 मिनट के अंदर में हम लोग और एक बार इस पूरे सेक्शन को रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ चार्ट्स के ऊपर एक बार नजर डालेंगे पहले हम लोग कि सर अगर ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर का बात किया जाए तो कैसे होता है। सर 2 कंपनीज हमारे सामने, ऐसी कंपनी जहां ऑडिट कमेटी होती है और ऐसी कंपनी जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं होती है। तो जहां ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट होता है वहां पे ऑडिट कमेटी एक इंसान की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के मैटर्स, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक इंसान को सिलेक्ट करती है और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रिकमेंड करती है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां से अग्री भी कर सकते हैं और डिसअग्री भी कर सकते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री कर गए तो उस इंसान को भेज दिया जाएगा पहली एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने, और अगर डायरेक्टर्स डिसअग्री कर जाएं तो उसको रेफर बैक कर देंगे कि भैया दोबारा से ढूंढिए। अब अगर ऑडिट कमेटी ने रिकंसिडर किया तो अच्छा बात है, और अगर ऑडिट कमेटी ने रिकंसिडर नहीं किया तो क्या होगा। फिर डायरेक्टर्स के पास अगेन 2 ऑप्शन है, या तो उसी इंसान को भेज दिया जाए जनरल मीटिंग में, या फिर डायरेक्टर्स लोग अपना खुद का रिकमेंडेशंस देंगे और शेयर होल्डर्स के सामने उस इंसान को पेश किया जाएगा। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो क्या होगा, सफे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे एक इंसान को ढूंढेंगे और शेयर होल्डर्स के सामने पेश करेंगे। शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए उस इंसान को अपॉइंट करेंगे। अपॉइंटमेंट के पहले क्या करना है सर, अपॉइंटमेंट के पहले आपको ऑडिटर से 2 डॉक्यूमेंट लेने के, उसका रिटन कंसेंट और एक उसका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में 4 चीज़ें लिखी होंगी कि सर मैं ऑडिटर बनने के लायक हूँ, मैं कानून के दायरे में रह के अपॉइंट होऊंगा,
और सीलिंग लिमिट, वो नंबर ऑफ ऑडिट्स भी क्रॉस नहीं हो रहे, और जो भी मैंने अपनी प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के बारे में, वो सब सच है। अपॉइंटमेंट होने के बाद क्या होगा, आप आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे, 15 दिनों के अंदर एक फॉर्म फाइल करेंगे ADT 1। अगर स्पेसिफाइड IFSC कंपनी है तो 30 दिन का समय आपको मिलेगा। गवर्नमेंट कंपनी यानी जहां पे 51% होल्डिंग सरकार के पास है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी कंपनी, या फिर ऐसा कोई भी कंपनी जहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर में ऑडिट करवाने का जिम्मेदारी किसको दिया गया, CAG को दिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया। ठीक है, तो CAG विल अपॉइंट विद इन 180 डेज। जब आपका साल शुरू हुआ था, कौन सा साल, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद 180 दिन के अंदर आप अपॉइंट कर लीजिएगा। और कब तक के लिए अपॉइंट होगा, नेक्स्ट AGM तक के लिए ये अपॉइंट होगा। फर्स्ट ऑडिटर कैसे आएगा सर, जिस दिन कंपनी का जन्म हुआ था वहां से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। नहीं कर पाए तो शेयर होल्डर्स करेंगे 90 दिन के अंदर। याद रखना एरो वाला कहानी कि वो जब से शुरू हुआ था वहां से। और कब तक के लिए रहेगा, फर्स्ट AGM तक के लिए ही रहेगा। फर्स्ट AGM तो शेयर होल्डर्स 5 साल के लिए अपॉइंट कर ही लेंगे। और गवर्नमेंट कंपनी में पहला अधिकार किसको मिलेगा, CAG को मिलेगा 60 दिन के लिए। वो नहीं कर पाए तो 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अगले 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर्स को मौका मिलेगा टिल द फर्स्ट AGM। कैजुअल वैकेंसी किसी भी कारण से हो, 30 दिन का समय मिलता है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर रेजिग्नेशन हुआ है तो डायरेक्टर्स के साथ साथ शेयर होल्डर्स भी अपॉइंट करेंगे 3 महीने के अंदर नेक्स्ट AGM तक के लिए। और गवर्नमेंट कंपनी का बात किया जाए तो कारण कुछ भी हो, पहला अधिकार किसका है, CAG का है। 30 दिन का समय उसको मिलेगा। वो नहीं कर पाए तो 30 दिन का समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलेगा। रोटेशन हर कंपनी में करवाने की जरूरत नहीं है, लिस्टेड कंपनीज, नहीं तो ऐसा पब्लिक कंपनीज जहां 10 करोड़ का कैपिटल, प्राइवेट कंपनीज 50 करोड़ का कैपिटल, और ऐसा कोई भी कंपनीज का 50 करोड़ का लोन वगैरह लिया हुआ है एक्सेप्ट OPC और स्मॉल कंपनीज। इंडिविजुअल ऑडिटर एक बार अपॉइंट करोगे 5 साल मैक्सिमम, फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड, और उसके बाद अगर फर्म है तो 2 बार अपॉइंट करोगे, 5 साल प्लस 5 साल, फिर 5 साल का गैप देना पड़ेगा, कूलिंग पीरियड आपको देना पड़ेगा। अगर 2 फर्म्स में कॉमन पार्टनर्स है तो फिर आप दूसरे वाले फर्म को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर 2 फर्म्स एक कॉमन ग्रुप का हिस्सा है तो फिर दूसरे वाले को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। 2 फर्म्स में से जो आउटगोइंग फर्म था वहां का पार्टनर ने रिजाइन करके दूसरा फर्म ज्वाइन कर लिया तो आप दूसरी वाली फर्म को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। क्या आप रीअपॉइंट कर सकते हो? यस सर, अगर वो इंसान डिस्क्वालिफाइड नहीं है, अगर उसने अनविलिंगनेस नहीं जताया, या फिर खुद हमारे शेयर होल्डर्स ने किसी और को अपॉइंट नहीं किया, या फिर ऐसा नहीं बोला कि भाई हम उसको अपॉइंट नहीं करेंगे, तो फिर जो आदमी छोड़ के जा रहा है उसको आप रीअपॉइंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक आपको नया ऑडिटर नहीं मिल जाता तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो ये था सेक्शन 139 का प्रोविजंस। आई होप कि आपको सारा का सारा सेक्शंस में जो भी सब सेक्शंस है या फिर जो भी रूल्स प्रोविजन सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ लेट मी नो। जितना हो सकेगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और स्ट्रेस मत लीजिए। थैंक यू।